तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। पॉलिटिकल साइंस का सेशन चल रहा है और आज हम बात करेंगे पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की या नीति निर्देशक तत्वों की। तो पॉलिसी क्या है और डायरेक्शन क्या है और प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत क्या है, पहले तो इन चीज़ों को बताएंगे आपको। अच्छा, इसमें होता क्या है ना, बड़ी दिक्कतें होती हैं। दिक्कतें ये होती हैं कि फंडामेंटल राइट्स और पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मैं हिंदी में बोलता हूँ मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों में अंतर क्या है। ये नीति निर्देशक तत्व हैं कि नीति निर्देशक तत्व हैं, है ना। अब ये तो आप देखो, आप लोग रट लेते हो कि मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, तो पीडीपी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। अच्छा, नीति तत्व जो हैं वो केवल आयरलैंड के संविधान में थे, उसके बाद हमारे भारत के संविधान में। इन दो जगहों पर और कहीं भी ये नहीं है, समझ रहे ना। तो कहाँ से लिए गए हैं, किस पार्ट में, एक भाग 3 में, एक भाग 4 में, है ना। अच्छा, एक चीज़ और आप जानते हो कि जो मूल अधिकार हैं वो वाद योग्य हैं, पीडीपी जो है वो वाद योग्य नहीं है। तो ये वाद योग्य क्या होता है, वाद योग्य होना क्या होता है, वाद योग्य ना होना क्या होता है। यानी कि जिसके बेस पर आप केस चला सकते हो, जिसके बेस पर आप केस नहीं चला सकते, ये क्या होता है। एक होता है ना, मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है और पीडीपी यानी कि पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी उन्हें लागू करने के लिए कोर्ट आदेश नहीं दे सकता। तो ये प्रवर्तनीय क्या होता है, वाद योग्य क्या होता है ना। केटी शाह ने इसके बारे में कहा है कि एक ऐसा चेक है जो बैंक की क्षमता पर निर्भर है। ऐसा क्यों है ना। अच्छा, कहाँ पर एक कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो पीडीपी को नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता देता है, समझ रहे ना। अच्छा, किस मामले में या किस केस में कहा गया कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, ये मूल अधिकारों को आगे इसी सेशन में मैं फंडामेंटल राइट्स अर्थात एफआर कहूँगा, ओके। और नीति निर्देशक तत्वों को पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अर्थात पीडीपी कहूँगा, वो मेरी जुबान पे चढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक भी आप लोग रट लेते हैं, लेकिन जब वो सीक्वेंस आता है ना कि किस में समान काम के लिए समान वेतन की बात है, किस में प्रसूति सहायता है, कौन गोवध पर रोक लगाता है। अच्छा, नीति निर्देशक तत्वों में होता है क्या ना, हमें सबसे बढ़िया जो रटा हुआ है ना, हाँ पांडे जी, 2 नीति निर्देशक तत्व जो हैं हर भारतीय को रटे हुए हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। मेरे ख्याल से आपको भी होंगे, जल्दी से बताओ क्योंकि लाइव वीडियो है, इतना समय ले नहीं सकते हम, कम से कम। हाँ, समान नागरिक संहिता और आर्टिकल 44 वाली, और देखो बस एक ही याद है पांडे जी को। एक जल्दी बता दो, है ना। तो एक आपको भी याद होगी इसके अलावा। अच्छा चलिए, तो मेरा वो जो सिद्धांत था कि 2 तो सभी को याद हैं, वो सब पट हो गया, आप लोगों ने 0 से गुणा कर दी चलते वीडियो में। तो हम ये कहेंगे एक सभी को याद है, कौन सा? आर्टिकल 44 वाला, समान नागरिक संहिता, है ना। क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। उत्तराखंड में इसके लिए कानून पास हुआ, तो ये हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चित रहा है। और एक वो आर्टिकल 40 वाला, अनुच्छेद 40 वाला ग्राम पंचायतों का, कि राज्य स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को न केवल स्थापित करेगा बल्कि उन्हें जो है कि मजबूती देने के लिए और अधिकार सौंपेगा। तो मेरा ये मानना है कि 40 और 44 जो है वो अक्सर याद हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को 45, 46 भी याद हो जाता है। 45 में SC/ST के लिए और 46 में बच्चों के लिए कुछ बातें कही गई हैं, है ना। उसके बाद फिर हम हाथ खड़े कर देते हैं, उल्टा हो गया क्या? उल्टा हो गया, सुल्टा कर देते हैं, ठीक है ना। तो 46 में किसके लिए हैं? 45 में बच्चों के लिए। अरे यार, हाथ कंगन को आरसी किया, वो पढ़े लिखे को फारसी किया, हमने लिख भी तो रखा है या। आर्टिकल 45, यस आप सही कह रहे हैं। 6 वर्ष तक की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की देखभाल की जाएगी, ठीक है। तो आर्टिकल 45 जो है वो बच्चों के लिए, 46 SC/ST के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब देखो आपके गुरुजी अटक गए यार, वो 45 था कि 46 था, है ना। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन्हीं मुश्किलात को, इन्हीं समस्याओं को हम आपके लिए थोड़ा आसान करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की थी कि भाई कहाँ से इनकी बैकग्राउंड थी, आए कहाँ से ये, तो उसी तरह से हम पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करेंगे और मुझे सवाल बताएंगी कि भाई जैसे जो मूल अधिकार हैं उनके बारे में तो हमने कहा कि भाई जो लोकतंत्र है, ह्यूमन राइट्स है, मानवाधिकार है, उसका बेस है ये। जैसे जैसे मानव अधिकारों और लोकतंत्र की बात आगे बढ़ी, वैसे वैसे मूल अधिकार आते गए। ये भी चीज़ हमारा मूल अधिकार है, ये भी हमारा चीज़, ये चीज़ भी हमारी मूल अधिकार है। तो नीति निर्देशक तत्व का डेवलपमेंट क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, किस सोच के आधार पर हुआ होगा? एक पुराना फिल्मी गाना है ना, KL सहगल साहब ने गाया, एक बंगला बने न्यारा, है ना। एक बंगला बने न्यारा, देख सोच आदर्श है ना, कि यूटोपिया कहाँ यार ऐसा होना चाहिए था। यदि होता मैं किन्नर नरेश, ऐसी कुछ कविता थी ना कक्षा 5-6 में। यदि होता मैं किन्नर नरेश, यदि होता, ऐसी कुछ कविता थी। आप लोगों के सिलेबस में नहीं थी, हमारे सिलेबस में थी। तो वो भी ख्वाब थे।
कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो कल को सबको, जितने भी बेरोजगार हैं सबको 20,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता, है ना। तो दे तो मौजूदा प्रधानमंत्री भी देंगे, लेकिन वो पैसा आएगा कहाँ से, वो पैसा आएगा कहाँ से, है ना। सभी को काम मिले, सभी को रोजी रोटी मिले, है ना, कोई भी भूखा ना मरे, किसी भी तरह की गैर बराबरी ना हो। पंचायतें हैं, जिला पंचायतें हैं, क्षेत्र पंचायतें, इनके पास भरपूर पैसा हो, लोगों को ज़्यादा दूर देने की ज़रूरत ही ना पड़े। गांव वालों का काम ज़्यादातर ब्लॉक स्तर पर हो जाए, ना हो पाए तो ज़्यादातर काम जो है वो जिले स्तर पर हो जाए, उन्हें राज्य की राजधानी में ना जाना पड़े, और केंद्र की राजधानी से उनका कोई वास्ता हो ही ना, है ना। सोचते ना, ऐसे ही सोचते, है ना। हाँ भाई तबस्सुम, आप बताओ। चलो, लोक हितकारी कल्याण। और भाई हमारा और कोई कुछ अपनी तमन्नाओं का इजहार करना चाह रहे हैं, इसके अलावा कुछ? हाँ भाई, ये तो इस सब का सार है जो आपने कहा ना, कल्याणिक जो पीडीपी हैं, वेलफेयर स्टेट, शुद्ध हिंदी में एक शब्द आता कल्याणकारी राज्य, ठीक है। अच्छा, मैं आगे जाके चलूंगा, लेकिन मैं जो हूँ आपको उस दुनिया में लेके जा रहा हूँ, नीति निर्देशक तत्वों की, है ना। हो सकता है ये जो मैं बोल रहा हूँ स्लो बोल रहा हूँ या धीरे धीरे मैं चल रहा हो, लेकिन एक बार इसको आप सुन लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। और अगर आप पॉलिटी के विशेषज्ञ हैं तब भी आप मेरी बातें सुनिए। जो बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ ना, आमतौर पर बुक्स में, अखबार में वो नहीं मिलती हैं, है ना। मैं कहाँ था इससे पहले, कहाँ था? हाँ, वेलफेयर, यस, मैं वेलफेयर स्टेट बता रहा था आपको। एक होता है वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य, और एक होता है पुलिस स्टेट। अंग्रेजों ने जो हम पे कब्जा किया था, अंग्रेजों का जो राज था, अंग्रेजों का और उससे पहले भी जो राज थे, वो सारे के सारे पुलिस स्टेट ही थे। हालांकि वहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस मिलते हैं, जैसे अकबर का समय, फिरोज तुगलक का समय, सम्राट अशोक के अंत का समय, जब उसने कलिंग का युद्ध जीता तो उसके बाद का समय, सम्राट अशोक के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समय, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हुए इतिहास में जिन्होंने लोगों की भलाई की तरफ को ध्यान दिया है। कश्मीर का अफसर, कश्मीर का अकबर जैनुल आबिदीन, है ना, एक अबला बाबा होते हैं, दक्षिण भारत में किसी मुस्लिम रियासत के राजा थे, वो अबला बाबा कहते थे उनको। तो कुछ गिने चुने एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपनी गद्दी को बचाए रखते हुए जनता की भलाई पर भी ध्यान दिया। लेकिन ज़्यादातर ऐसे हुए हैं जिन्होंने जनता की भलाई को दूसरे नंबर पर रखा है, तीसरे नंबर पर रखा है। सबसे पहले नंबर पर उन्होंने रखा है कि उनकी गद्दी मजबूत रहे, उन्हें उनकी पावर से कोई भी ना हटा पाए, नंबर एक। दूसरा, उनकी जो लग्जरियस लाइफ है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए, सबसे पहले गद्दी बची रहे। दूसरा, जो उनकी ऐश्वर्य प्रधान लग्जरियस लाइफ है वो बची रहे, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर आता है उनके जो सामंत और सूबेदार वगैरह हैं, जो उनकी पावर को बनाए हुए हैं, सेना, है ना, वो मजबूत रहे, सेना मजबूत रहे, सेना में किसी तरह का असंतोष या बगावत ना हो। जनता सबसे लास्ट में आती थी, तो पुलिस स्टेट में जनता सबसे लास्ट में आती थी। और जो वेलफेयर स्टेट, हिंदी में कल्याणकारी राज्य, आम भाषा में ऐसा राज, ऐसा शासन, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसी रूलिंग जो लोगों पर ध्यान देता है, वही देखता है कि लोगों की भलाई किसमें लगातार लगा रहता है, लोगों की भलाई। अच्छा भाई, सब बीपीएल से निकल गए एपीएल में आ गए, हाँ सब एपीएल में आ गए। अब देखो, कम से कम 4 पहिया वाहन सबके पास होना चाहिए, और पैसा लाओ और कुछ ऐसा करो सबके पास 4 पहिया वाहन हो। आ गया सबके पास 4 पहिया वाहन। अब भाई इन्हें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि ये हवाई यात्रा भी आसानी से कर रखें। आप देखो ना, उड़े देश के आम नागरिक के साथ क्या है, उड़ान योजना, है ना। उसमें भाई 200 किलोमीटर के दायरे में आपको सस्ता टिकट दिया जाता है, उसमें कुछ पैसा सरकार वहन करती है, कंपनी को पूरा पैसा जाता है, लेकिन आधा पैसा लगभग सरकार वहन करती है, ताकि आपका भी न केवल हवाई जहाज़ में सफ़र करने का सपना पूरा हो जाए, बल्कि समय भी बचे आपका, है ना। तो ये है। आज देखो ना, आप 5 किलो राशन मिल रहा है। हालांकि बहुत से लोग इसका मजाक उड़ा देते हैं कि भाई हमारे 80 करोड़ लोगों को जब 5 किलो राशन मुफ्त में दिया जा रहा है, अर्थात 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 किलो राशन नहीं खरीद पाते, तो भारत कहाँ से विश्व गुरु बन गया? नहीं, ऐसा नहीं। इसका दूसरा पहलू ये है कि एक घर में 5 लोग हैं और पर हेड आपने 25 किलो राशन महीने का दे दिया। आजकल आटा क्या रेट है गेहूँ का, है ना, 2500 रुपये पर क्विंटल है, 2500 रुपये पर क्विंटल है। तो आपने 25 का आधा कितना हो गया? 12.5, और 12.5 आधा कितना हो गया? 650। आपने एक लोअर मिडिल या गरीब आदमी की जेब में हर महीने इस तरह से 650 रुपये डाल दिए, 650 रुपये की बचत दे दी उसे। आपने 25 किलो राशन देकर दिया, उसको मुफ्त में दिया, 650 रुपये उसके जो जीवन की लागत थी 650 रुपये घटा दी, उसके पास 650 रुपये एक्स्ट्रा बच गए। वो उसका दूध खरीद सकता है, बच्चे के लिए कपड़ा खरीद सकता है, कुछ और भी कर सकता है। उसी तरह से देखो ना, एलपीजी में सब्सिडी मिल गई, मान लीजिए 100 रुपये आपको एलपीजी में सब्सिडी मिल गई, 200 रुपये, 300 रुपये सब्सिडी है, तो 6.25 और 3 9.25 रुपये हो गए,
950 रुपये हो गए। इसी तरह से गरीब लोगों को और भी बहुत सी रियायतें राहतें हैं। तो कम से कम इस तरह से 12 या 1300 रुपये एक परिवार को सरकार सब्सिडी दे रही है, और ये काफ़ी अमाउंट होता है। तो आपके जो महीने का जो खर्च है, इस तरह से 12-1300 रुपये सरकार वहन कर रही है। अब वो जो 12-1300 रुपये बचते हैं आपके, वो उसे आप और अपनी बेहतरी में खर्च कर सकते हो, है ना। भोजन में सलाद आ जाए, होता है ना, भोजन में दूध अंडा आ जाए, है ना। कोई मछली का शौकीन है तो मछली खा ले हफ्ते के बाद, उसे प्रोटीन मिल जाए, या अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च कर दे। तो इस तरह से जो है कहना बड़ा इजी है, सरकारी योजना करना बड़ा इजी है। कह रहे भाई देखो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा, तो हमारा देश विकसित कैसे होगा ना। सरकार, दूसरा पहलू ये है कि 80 करोड़ लोगों को सरकार हर साल उनके जीवन की लागत में 12-1300 रुपये की कटौती कर दे रही है कि लो भैया ये 12-1300 रुपये कहीं और लगाओ। ऐसा नहीं है कि वो राशन नहीं खरीद सकते, सरकार कह रही है हम तुम्हें देंगे इन 12-1300 रुपये को कहीं और लगाओ, ठीक है ना। अब भाई देखो समाज के दो पहलू, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं वो उन्होंने काम ही करना छोड़ दिया। राशन 25 किलो वहाँ से मिल जा रहा, प्राइमरी स्कूल में बच्चा जा रहा है, वहाँ बच्चे को फ्री राशन मिल रहा है, फ्री खाना मिल रहा है, हफ्ते में एक बार पौष्टिक आहार भी मिल रहा है, जूता ड्रेस चप्पल कॉपी बैन वैन सब स्कूल से मिल रहा है, काम ही करना छोड़ दिया उसने। वो आयुष्मान कार्ड आ गया, अगर बीमार हो गए तो इलाज भी फ्री हो रहा है, तो उसने काम ही करना छोड़ दिया। तो ये ऐसी सोच देश पे भार है, बोझ है, ऐसी सोच। सरकार ये चाह रही है कि आपकी लागत घटे और आप जो हैं स्वस्थ तंदुरुस्त नागरिक बने। भाई आयुष्मान कार्ड का मतलब क्या है कि आपका इलाज नहीं हो रहा, चलिए पैसे हम देंगे ताकि आप जल्दी से स्वस्थ हों, काम काज करें। आप जितना काम काज करेंगे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे। भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे पैसे देंगे, है ना। मेरी जेब में पैसा होगा, मैं बाहर जाकर खरीदारी करूँगा, मैं बाहर जाकर खरीदारी करूँगा, बाजार में ग्राहक आएगा तो मैं कहीं ना फिर सरकार को टैक्स भी दूंगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सरकार को टैक्स भी दूंगा, तो वो देश की अर्थव्यवस्था में तो लगेगा पैसा। लेकिन जब हम सभी अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा हो जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना। तो सरकार की सोच अच्छी है, हम उसको नहीं समझ पाते हैं। खैर, तो कहाँ थे भाई, एक बार रुकना। तो हाँ, हम चले, खैर हम लोग ये बात कर रहे थे कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि वेलफेयर स्टेट क्या होता है। तो आप देखें फ्री राशन योजना जो है, सरकार लोगों की भलाई पर ध्यान दे रही है, आम लोगों की, आम जनता की भलाई पर ध्यान दे रही है ना। उसी तरह से आप देखें जो हमारे जो आर्मी वर्कर्स हैं उनको कैंटीन से सस्ती दर पर मिलता है, अंत्योदय अन्न योजना है, और भी तमाम तरह की सब्सिडी है, गैस सब्सिडी है, किसानों को डीजल पर सब्सिडी मिल रही है, किसान हैं उनको जो खेतीबाड़ी के जो सामान है उनको ख़रीदने के लिए सब्सिडी यानी कि छूट मिल रही है, बाज़ार से कम पैसे पे उनको उनका जो सामान है, टूल्स हैं वो मिल रहे हैं। इसके अलावा लगभग हर राज्य, जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड में चलती है ना नंदा कन्याधन योजना, इस तरह की योजनाएं लगभग हर साल में, जैसे ही बेटी जन्म लेती है उसका खाता खोल दो और उतने पैसे जमा करते रहो, इतने पैसे सरकार देगी। इसके अलावा आप देखो कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे पेंशन मिलती है ना, उसके प्रोविडेंट फंड या भविष्य निधि में पैसे जमा होते हैं। तो सरकार अपने लोगों की भलाई कर रही है। ऐसी सरकार जिसकी पॉलिसी, जिसकी नीतियाँ, जिसके कानून लोगों की भलाई किस में है, इसको ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं। ऐसी सरकार जो अपना पूरा जीवन इसी में लगाती है कि लोगों का भला, जिशा निधर सुनो, लोगों का भला किस में होगा, उसे कहते हैं हम वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य, ठीक है। अब देखो घर में 3 भाई हैं, बड़े भाई की शादी हो गई, 3 भाई हैं, तीनों ने मिलकर के ज़मीन जायदाद कारोबार बनाया, लेकिन जो बड़ा भाई है उसका होल्ड है। भाई लेन देन आमतौर पर आप देखते हो ना, जो मार्केट में निकलता है, बड़ा भाई है मार्केट में जाता है तो सब लोग उसी को पहचानते हैं। भाई कौन हो तुम, मैं उनका भाई हूँ, कौन हो तुम, मैं उनका भाई हूँ या उनका बेटा हूँ, यही तो पहचान होती है हमारी लंबे समय तक। आप जो है अंतिम समय में भी जाओगे ना, कि कौन चला गया, वो जो होते थे ना उनका भाई चला गया, वो जो होते थे ना फला फला प्रधान या फला फला लाला जी, उनका बेटा चला गया है। अभी नहीं जाना, अभी 50-60 साल यहीं रहना तुम्हारे साथ, ठीक है, जाना तो है ही लेकिन अभी नहीं जाना है, अभी बस अभी थोड़ी जाना, अभी तो ना जाने कितने लोगों को IAS बना के जाना। हमें यहाँ कहा था। अब साहब वो 3 भाई सौहार्द से रह रहे हैं, बड़ा भाई थोड़ा सा चंट है, चंट समझते हो ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ जरूरत से ज़्यादा समझदार है। अब उसकी शादी हो गई, पत्नी आ गई। अब वो पत्नी जब आ गई, अच्छा होता ना दिन भर तो हम बिजी रहते हैं, रात को डिनर विनर कर लिया, उसके बाद हम सुकून से बैठे हैं और अब हमने कान भरना शुरू कर दिया। देखो तो उसने नई बाइक ले ली, उसने ये ले लिया, उसने वो ले लिया। ठीक है, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे, मैं इस बात को मना नहीं कर रही हूँ भाई, मेरे भी तो देवर हैं ये, मैं इस बात को नहीं कह रही हूँ, लेकिन अब देखो बच्चे, अपने बच्चे होंगे, है ना, कल को इनकी शादियाँ भी करनी है, पढ़ाना लिखाना है, सभी नहीं दे दोगे तो फिर अपने बच्चों का क्या होगा, फिर क्या करें। तो थोड़ा सा पैसा बचा ले करो, वो खाता, तुम अपना खाता मत खुलवाओ, पता चल जाएगा मेरे भाई का, है ना, मेरे भाई का, हमारे गाँव की भाषा में कहें तो मेरे भैया के नाम से खाता खुलवा दो,
मेरे भैया के नाम से वो प्लाट ले लो, मेरे नाम से ले लो, इसका मतलब क्या है, अलग से निकालना शुरू कर दो। तो अब ये जो बड़ा भाई है ये सभी भाइयों को नहीं सोच रहा, सभी भाइयों के बारे में नहीं सोच रहा। तो ऐसी कल्याणकारी राज्य भी, ऐसी सरकार, जैसे मान लीजिए अब मैं किसका एग्जाम्पल दूं, चलिए मान लीजिए मैं पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे देता हूं, है ना। तो पाकिस्तान की जो सरकार है पंजाब पे तो बहुत ध्यान दे रही है, लेकिन सिंध बलूचिस्तान पर या उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत जो है उनका, उन पर ध्यान नहीं दे रही है। पंजाब के लोगों की तो बहुत भलाई कर रही है, लेकिन दूसरे लोग जो है वो अछूते हैं भलाई से, या वहाँ पर जो काम हो रहा है वो कम हो रहा है। तो उसे हम वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य नहीं कहेंगे, हम उसे कहेंगे जो सभी पे ध्यान दे। हम उस भाई को परिवार का मुखिया कहेंगे जो कहे नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं, अपने बच्चे हैं तो कल को इनकी शादियाँ नहीं होंगी, इनके भी तो बच्चे होंगे, ये कहाँ से लाएंगे अपने बच्चों के लिए। और ये भाई देखो जो हमने बनाया है, हमने सबने मिलकर बनाया, जो कुछ भी हमने सबने मिलकर बनाया है, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ जो कुछ भी है वो सबका है, तो वो है घर का एक्चुअली मुखिया। अगर वो ऐसा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर वो कहता हाँ यार कह तो सही रही हो मैडम आप, चलो फिर कल से ही इधर उधर लूटना खसोटना शुरू कर देते हैं, फिर आपको पता ही है 2-3 साल बाद क्या होता है, तलवारें खिंच जाती हैं, दंगे फसाद हो जाते हैं, फिर दीवारें लग जाती हैं। तो उसी तरह से जो ये बात मैंने कही, उसी तरह से केंद्र सरकार अगर ये कहे कि भाई सभी राज्य, जैसे हमारे जैसे भारत में है, तो भारत में भाई सेंटर में बीजेपी की सरकार है, तो आप देखते हैं हमारी जो सरकार है, जो बीजेपी की वर्तमान एनडीए की जो सरकार है, वो भेदभाव नहीं करती है। जितना पैसा केंद्र सरकार से आ रहा है, जितना उत्तराखंड को जा रहा है, जितना यूपी को जा रहा है, उसी रेशियो में उड़ीसा को भी जा रहा। उड़ीसा में सरकार थोड़ी है, कर्नाटक में सरकार नहीं है, केरल में नहीं है, तमिलनाडु में सरकार नहीं है, तो उसी हिसाब से पैसा उधर भी जा रहा। कोई उसमें पक्षपात नहीं हो रहा। हालांकि पार्टियां आरोप लगाती रहती हैं भाई पक्षपात हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा, लेकिन पक्षपात नहीं हो रहा। लेकिन यहीं पे अगर पक्षपात होने लगे कि भाई यूपी उत्तराखंड में हमारी सरकार है, एमपी राजस्थान गुजरात में हमारी सरकार है, तो यहाँ तो डेवलपमेंट के लिए पैसा खूब जाएगा ताकि अगली बार हमें फिर से वोट मिले। केरल तमिलनाडु में और अन्य स्टेट जो भी हैं जहाँ पर हमारी सरकार नहीं है, या दिल्ली में जहाँ पर हमारी सरकार नहीं है, वहाँ की जो चुनी हुई सरकार है उसको लोगों को बदनाम करने के लिए, प्लस वहाँ के लोगों को पनिशमेंट करने के लिए कि भाई तुमने हमें वोट नहीं दिया, वहाँ पर फंड कम से कम देना शुरू कर दिया। तो उस स्टेट को भी हम वेलफेयर स्टेट नहीं कहेंगे। अगर भविष्य में कभी होता तो आजकल नहीं हो रहा, अगर भविष्य में कभी ऐसा होता, कोई नई सरकार आती है ऐसा करती है, तो उसे भी हम भलाई करने वाला स्टेट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, ऐसा स्टेट जो लोगों का भला करता है, उसका मतलब ये है कि वो न केवल लोगों का, न केवल अपने देश के नागरिकों का, बल्कि उसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन वो नहीं करता। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, मध्य भारत, समुद्र के किनारे या हिमालय का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगड़ा पिछड़ा, उसके लिए किसी में कुछ भी नहीं है। इलेक्शन में वोट ले लेने के वो भले ही कुछ बोलता रहे, लेकिन जब वो सरकार में आ जाए तो अब कुछ नहीं है। जैसे नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार जब सीएम बने थे गुजरात के, तो मैंने उनका लाइव एक इंटरव्यू सुना था चुनाव जीतने के बाद। तो उन्होंने कहा भाई अब सभी को अभयम, यानी किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, अब हम जो सीएम है वो सभी के हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए, है ना, ऐसा ही होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और मतलब तू हिंदू है, तू मुसलमान है, सरकारें अगर अपना वोट बैंक देख करके काम कर रही हैं, अगर सरकारें, जैसे मान लीजिए आप वहाँ चले जाइए इराक में इलेक्शन होने लगे, तो इराक में सुन्नी ज़्यादा है, नहीं शिया ज़्यादा है, सुन्नी कम है, शिया ज़्यादा हैं, सुन्नी कम है। ईरान में शिया बहुत ज़्यादा हैं और सुन्नी बहुत कम है। तो वहाँ पर अगर सरकारें भाई जो भी पॉलिसी बनेगी शियाओं की बेहतरी के लिए बनेगी, भले कितनी भी डेमोक्रेसी हो, मैं उसको डेमोक्रेसी को नहीं मानता। डेमोक्रेसी का मूल मंत्र यही है समानता, है ना, स्वतंत्रता और समानता। ओके, चलें साहब, समझ गए। अब अभी मैंने बात की आपसे कल्याणकारी राज्य की। अब ये जो बेटे शुरुआत में जो मैंने बात की थी कि पीडीपी आए कहाँ से, मेरा जो आप डिस्कशन सुन रहे हो ना, यूपीएससी मेंस, यूपी पीसीएस मेन, उत्तराखंड पीसीएस मेंस, बाकी किसी को मैं जानता नहीं, ठीक है ना मैंने कभी एग्जाम दिया, ना मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि जाओ बिहार झारखंड का फॉर्म भरो, ठीक है। तो जब तुम मेंस देने जाओगे, उसमें चाहे वो इकोनॉमिक्स का पेपर हो, पॉलिटी का पेपर हो, इवन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पेपर हो, ऐसे हो, वहाँ पर ये जो मैं गप आपसे कर रहा हूँ ना, वहाँ आपको बहुत काम आएगी। और वो जो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ना ग्रुप सी में या स्क्रीनिंग में कहते हो सर 2 नंबर से रह गया, अगर इन चीज़ों को ध्यान से सुनोगे ना, तो ये 2 नंबर वाली जो व्यवस्था है ना, ये कम हो जाएगी, ठीक है। चलें साहब, तो एक बार हमारे एक मित्र थे और हम थे, जब तैयारी करते थे ना, जब हमारा पीक समय था तैयारी का, तो अब ये ऑनलाइन में ऐसा नहीं है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। हम जब अपने पीक पर आए, जब एक बार प्री निकल गया और जब हमने तैयारी शुरू की, तो आप यकीन मानिए हम लोग शुरू में, जब तक हमारा प्री एग्ज़ाम नहीं निकल रहा था, आईएएस पीसीएस के अलावा हमने कुछ सोचा ही नहीं। जब तक शुरू में हमारा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा था,
हमने एक आध मेंस नहीं दिया था, तब तक तो बड़ी घबराहट होती थी रिजल्ट की, कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट। और जब एक समय में ऐसा लेवल आ गया कि पूरे साल मेंस की ही तैयारी करते थे। अब प्री आ गया तो उसके 20 दिन पहले प्री के लिए थोड़ा सा रिवीजन कर लिया, प्री दे आए, भाई साहब पेपर तो मिला या कितने हो गए, लेकिन कभी चिंता नहीं करी कि प्री होगा या नहीं होगा, पता है प्री हो जाएगा, और मेंस की तैयारी में जुट गए। तो वो तैयारी आपकी होनी चाहिए कि प्री तो किसी साल रुके ही नहीं, और धोखड़ बुकड़ ना हो कि यार क्या करूँ मेंस की तैयारी। अब उत्तराखंड प्री आप दे आए, जुलाई में हुआ, प्री आप दे आए, अब आप इसी धोखड़ बुकड़ में यार बाउंड्री लाइन पे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से तैयारी करो कि भैया मेन प्री तो निकल नहीं है, मेंस की तैयारी अपना शुरू कर दो, ठीक है। और लगे हाथ मैं आपको यही बता दूं कि प्री निकलने के बाद जब मेंस की तैयारी करोगे तो आप भूल जाओ, आपकी इंटरव्यू कॉल भी नहीं होगी। अभी से शुरुआत से ही आपको मेंस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। तो अब आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी, हमने देखो मैं बताता था ना, कल पेपर दिया था आप लोगों ने कनिष्ठ सहायक का, तो उसमें क्वेश्चन आ गया ना, भारत का पहला जन आंदोलन, भारत में पहला जन आंदोलन। तो इधर मेरे बाएं एक सज्जन बैठे हैं, पता नहीं सही करके आए नहीं करके आए हैं, मैं आपका नाम नहीं ले रहा ना, तो मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा बंग भंग, भारत में जो पहला, देखो इसमें है ना, भारत में पहला जन आंदोलन और भारत का पहला जन आंदोलन। अगर वो हिंसक क्रांति की बात करें तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, लेकिन अहिंसक क्रांति की बात करें तो भारत में पहला जन आंदोलन बंग भंग, भारत का पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। भारत का मतलब भारत, पूरे भारत की बात जैसे ना, भारत में पहला गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल। भारत में पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड क्या है वो, भारत लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। तो कोई आए हैं, एक मिनट जरा रोक देना। तो अब उसी तरह से बात ये आती है कि भारत में पहला जो अहिंसक जन आंदोलन था या पहला सत्याग्रह था भारत में, वो था भंग भंग, और भारत का वो था असहयोग आंदोलन। अच्छा, अब उसमें क्वेश्चन उसने दिया, बजाय भंग भंग के उसने ऑप्शन दिया स्वदेशी, है ना, उसने ऑप्शन दिया स्वदेशी, असहयोग उसने ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए इनका सही हो गया। अगर वो असहयोग बोलता, असहयोग उसमें ऑप्शन देता तो ये असहयोग लगा आते, इन्होंने लगा दिया स्वदेशी। तो जो स्वदेशी और ऐसे कुछ था ना, हाँ, तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ही जो था वो एक्चुअली बंग भंग आंदोलन था। भारत में स्वदेशी और बहिष्कार की जो राजनीति शुरू हुई वो बंग भंग आंदोलन से ही शुरू हुई थी, ठीक है। तो ये बात कहाँ से आई थी, अब देखें, स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी के पीछे मकसद क्या था, देखो हम पढ़ा आपको पीडीपी ही रहे हैं, आप धैर्य से हमारे साथ जुड़े रहिए। ये सेशन बहुत लंबा होने वाला है, बट धैर्य से जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको समझा के जाएंगे। चाहे फिर उसके बाद वो क्वेश्चन किस तरह का भी आए, कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श, पीडीपी जो हैं वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श हैं, या जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके आदर्श हैं, या भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसकी भावना है, उसकी मूल भावना है। तो कैसे पता चलेगा, तो स्वदेशी के पीछे क्या सोचती था उसमें, एक लाइन में जल्दी से, स्वदेशी के पीछे क्या सोचती, हाँ जल्दी बताओ। नहीं यार, आप बताओ। इनका आंसर ये है स्वदेशी, वो जैसे लड्डू, बूंदी वाले लड्डू बनाते हैं ना ऐसे, हाँ। और क्यों बोल सकते हैं स्वदेशी के पीछे, हाँ पांडे जी बोलना चाह रहे हैं, स्वदेशी के पीछे क्या सोच रही होगी, अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देना, उससे क्या होगा, हाँ वो ठीक है, आप कुछ हद तक वहाँ तक जा रहे हैं, चलिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि लोग स्किप करने में देर नहीं लगते ना इतनी लगी। तो यहाँ पर स्वदेशी के पीछे जो सोच थी वो आर्थिक ही थी। भाई अंग्रेज हम पर क्यों कब्जा जमाए हुए थे अब तक, आखिर तक उन्होंने छोड़ा, आर्थिक फायदे थे उनके, आर्थिक व्यापारिक कूटनीतिक सैन्य फायदे थे ही थे, लेकिन सबसे बड़ा फायदा जो था वो आर्थिक फायदा था उनका। तो हम उनके आर्थिक हितों पर चोट कर रहे थे। कैसे, जब हम स्वदेशी को बढ़ावा देंगे, यानी कि अपनी देश में बनी हुई चीज़ों को, जैसे आजकल मोदी जी का नारा ना मेक इन इंडिया, है ना, तो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब हम अपने देश में बनी हुई चीज़ों को बढ़ावा देंगे तो दो चीज़ें होंगी, एक तो हमारे यहाँ रोज़गार पैदा होगा, हमारे लोगों को सीधे रोज़गार मिलेगा, दूसरे जो रॉ मटेरियल है, हमारा जो रॉ मटेरियल है वो हमारे यहाँ के कारखानों में खपेगा, तो किसान को भी रोज़गार मिलेगा, शिल्पकार को भी रोज़गार मिलेगा, मजदूर को भी रोज़गार मिलेगा, और हमारे यहाँ का लोकल जो व्यापार है वो भी बढ़ेगा। ठीक है साहब, इससे ये फ़ायदा हम लोगों को होगा, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जैसे कि आपने कहा। दूसरा, जो फॉरेन का जो इम्पोर्ट है, विदेशी आयात जो है वो घटेगा। भाई वहाँ की जो कंपनियाँ हैं उनके लिए हम बहुत बड़ा बाजार थे, हमें लूट खसोट के वो खा रहे थे। जब हम उनका माल खरीदेंगे ही नहीं, स्वदेशी तो ये हो गया, बायकाट क्या था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। जब हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे तो उनके आर्थिक हितों पर चोट पहुँचेगी। ऐसा नहीं कि वो छोड़ के भाग जाएंगे, जल्दी से आज़ादी दे देंगे हमें, बंग बंग आंदोलन के बाद तुरंत उनके आर्थिक हित इतने कमज़ोर हो जाएंगे, तुरंत कहेंगे भाई हाँ गांधी जी जल्दी आओ,
है ना। गांधी जी तो खैर उस समय थे नहीं, तिलक जैसे लोग थे कि जल्दी आओ और तुम प्रधानमंत्री बनो, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी मांगें थी, आज़ादी की मांग तो बहुत बाद में, छोटी छोटी मांगें थी कि भाई हमें ये दे दो, हमें ये वो दे दो, हमें ऐसा कर दो। तो जब उनके आर्थिक हितों पर चोट पहुँचेगी तो वो हमसे समझौता करने को मजबूर होंगे कि चलिए भाई आपकी डिमांड्स क्या हैं बताइए। जो छोटी मोटी डिमांड्स हैं वो पूरी आपकी कर सकते हैं, लेकिन वो झुके नहीं, वो झुके नहीं, क्योंकि जो ब्रिटिश साम्राज्य था, ये यूरोपीय जो इकोनॉमिक एम्पायर था, वो हाथी नहीं था, वो ब्लू व्हेल था, बहुत बड़ा था, है ना। तो खैर क्योंकि धीरे धीरे वो आंदोलन कमज़ोर हो गया, मसला ख़त्म हो गया। तो खैर, तो स्वदेशी और बहिष्कार के पीछे जो सोच थी वो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की सोच भी थी। बाद में वही जो है हमारे देश के नीति तत्वों का आधार भी बनी। जैसे कहते हैं ना कि राज्य सरकार जो है ऐसी नीति बनाएगी जिससे देश में कुटीर उद्योगों को मजबूती मिले, देश में कुटीर उद्योगों को मजबूती मिले, उद्योगों के मैनेजमेंट में मजदूरों को भी हिस्सेदारी मिले, उद्योगों को चलाने में मजदूरों को भी हिस्सेदारी मिले। खैर, अब स्वदेशी और बहिष्कार की बात करें तो असहयोग आंदोलन जो था वो एक्चुअली बंग भंग आंदोलन के स्वदेशी और बहिष्कार का ही विस्तार था आगे, असहयोग आंदोलन, ठीक है। अब उसी में जब गांधी जी कहते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी कहते हैं कि पंचायतों को मजबूत करना चाहिए, उनका जो राम राज है वो एक्चुअली ग्राम स्वराज ही है। तो आप देखें ना आर्टिकल 40 है। तो गांधी जी जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, कहते हैं ना, गांधी जी कहते हैं कि महिला को अबला कहना उसका अपमान करना है, महिला को अबला कहना उसका अपमान करना है। जब हमने काम के समान घंटों की बात की कि भाई स्त्री और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, गांधी जी ने महिलाओं को बढ़ावा दिया कि महिलाएं भी आज़ादी के आंदोलन में आएँ, जुलूस धरने प्रदर्शन में भाग लें, क्योंकि आधी आबादी अगर बाहर रहेगी तो भीड़ कम हो जाएगी ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। तो आप देखें ना, महिलाओं को नीति तत्वों में प्रसूति सहायता, समान काम के लिए समान वेतन, है ना, और सहायता पाने का अधिकार, आश्रय पाने का अधिकार, यानी कि कोशिश ही की गई है सरकार जो है लिंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी, जानते हैं ना। उसी तरह से हमने ये देखा कि जो किसान थे, धीरे धीरे जो किसान थे वो नेशनल मूवमेंट से जुड़े, उनके भी अपने हित थे, किसानों के भी मजदूरों के भी। तो आप देखें ना, जो पीडीपी हैं वो सरकार को निर्देश देते हैं कि आप खेती किसानी को, उद्योग धन, खेती किसानी को, पशुपालन को वैज्ञानिक और आधुनिक ढंग से बढ़ावा दो, जिससे कि खेती किसानी की हालत अच्छी हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शुरू से लेकर के आज़ादी की जो लड़ाई थी उसमें हमने ये कहा कि भाई तुम्हारा मकसद सिर्फ हम पर डंडा हाँकना नहीं है। पुलिस स्टेट, मैंने बताया ना आपको, पुलिस स्टेट क्या करता, उसे आप तानाशाही व्यवस्था भी कह सकते हो, तानाशाही व्यवस्था, राजशाही व्यवस्था, पुलिस स्टेट का मतलब ऐसा राजा, ऐसी नीति जो ध्यान देता है कि भैया उनका लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, उनकी गद्दी सुरक्षित रहे, उनके खिलाफ कोई बगावत ना हो, उनके खिलाफ कोई बगावत ना हो, उसे कहते हैं हम पुलिस स्टेट या निरंकुश स्टेट, जो लोगों को डरा धमका कर राज करता है। अच्छा, इसमें जो सैनिक अधिकारी होते हैं ना, उन्हीं को सिविल ड्यूटीज़ दे दी जाती हैं कि तुम, अब जो सैनिक अधिकारी हैं, जो सेनापति हैं, वो आप देखोगे ना जहाँ कहीं तानाशाही होती है, जैसे अब पाकिस्तान में आपके यहाँ अक्सर देखते हो तख्ता पलटता रहता, और भी बहुत सारे देशों में तख्ता पलट होता रहता, सेना सत्ता पे कब्जा कर लेती है, तो वो मंत्री संतरी भी बनते हैं ना, तो वो सैनिक वर्दी में ही काम करते हैं, मतलब लोगों की भलाई के लिए भी जो काम कर रहे हैं ना, तो वो सैनिक वर्दी में या सैनिक लोग ही कर रहे हैं। वो एक्चुअली भलाई नहीं करनी है, उन्होंने लोगों को दबा के रखना, उसे हम कहते हैं पुलिस स्टेट। तो पुलिस स्टेट जो है वो आमतौर पर लोगों की भलाई नहीं करता, या ये कह सकते हैं कि लोगों की भलाई करना उसकी जो लास्ट प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो अब ये होता है साहब आपका पुलिस स्टेट, यानी कि ऐसा स्टेट, ऐसा राज्य, ऐसा शासन जो केवल अपनी भलाई सोचता है, लोगों की भलाई नहीं सोचता है। वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य जो लोगों की भलाई को केंद्र में रखता है, लोगों की भलाई जो है उसकी प्रायोरिटी होती है, ठीक है ना, समझ रहे मेरी बात? ओके, चलिए आगे चलें। तो अब जब हमारा संविधान बना तो उसमें दो चीज़ें आई, एक मूल अधिकार और एक नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार तो ये कहते हैं कि भाई देखो, भाग 3 में ये जो हमने बातें लिखी हैं, इनसे ना तो संसद ना सरकार इन चीज़ों को कोई भी बदल नहीं सकती, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा, कुछ छीना नहीं जाएगा। जैसे आप देखते हैं ना, हमने क्या मांगा अंग्रेजों से? आज़ादी मांगी। ऐसा थोड़ी है कि अंग्रेज हम पे अंग्रेज जुल्म तो कर रहे थे, ऐसा थोड़ी है कि अंग्रेज हमारे भले के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। आज भी अंग्रेजों के समय आप काठगोदाम है ना, जो लोग बाहर देखेंगे तो मैं बता दूं आपको, मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर में, छोटा सा कस्बा है गदरपुर, उसके आसपास। तो अगर आप कभी नैनीताल घूमने आएंगे इस साइड से, तो या तो आप काला ढूंगी से होकर जाएंगे या काठगोदाम से होकर के जाएंगे। इस साइड से अगर आप नॉर्थ इंडिया में कहीं से भी आप आएंगे तो इधर से नैनीताल घूमने जब आएंगे तो यहाँ पे आएंगे। तो जो काठगोदाम में रेलवे लाइन है वो 1894 में आ गई थी, 1894 में।
काठगोदाम में जो रेल लाइन है, इसका मतलब क्या है, बरेली से चलेंगे तो आप बरेली, बहेड़ी, किच्छा, फुलबट्टा, भोजीपुरा और लाल कुआं, पंतनगर, ये सारी की सारी जो आबादी है किसके समय में बसी, अंग्रेजों के समय में बस गई। बरेली तो पुराना शहर है खैर। तो ये जो रेलवे लाइन है ब्रिटिशर्स के समय है। आपका जो रुद्रपुर की लाइन है ये बाद की लाइन है। दिल्ली से अगर आपको इधर आना है तो ये रेलवे लाइन सबसे पुरानी रेलवे लाइन। जो हम डबल रेल मतलब जो है ना दोहरी लाइन बिछा रहे हैं, तो मूल रूप से जो ब्रिटिशर्स के समय की लाइनें बनी हुई हैं उन्हीं पे हम बना रहे हैं। ये आपके पास ही जो ये निहाल नदी का पुल है ये ब्रिटिशर्स के समय का है, अभी भी खड़ा है ना। लॉर्ड कर्जन ने ही जो पुराने स्मारक थे उनकी देखभाल की शुरुआत की थी, है ना। लॉर्ड कर्जन ने जो पुराने स्मारक हैं उनकी देखभाल की शुरुआत की थी कि भाई जो पुराने ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका बचाव होता रहे। लेकिन उन्होंने ये जो काम वो कर रहे हैं, पुल बनाना, रेलवे लाइंस बिछाना, सड़कें बनाना या बंदरगाहों का विकास करना, उनके लिए दो मकसद थे। एक, उनकी आर्मी कहीं भी पहुंच जाए, आसानी से कहीं भी तेज़ी से पहुंच जाए। जैसे हम लोग ऑल वेदर रोड बना रहे हैं ना इस समय उत्तराखंड में, समझ रहे ना आप ऑल वेदर रोड। ऑल वेदर रोड का मतलब क्या है, इसको चार धाम संपर्क योजना भी कहते हैं। उत्तराखंड के जो चार धाम हैं उनमें 12 महीने आवाजाही होती रहे, नहीं तो सर्दियों के जो 4-5 महीने होते हैं वहाँ आवाजाही बिल्कुल बंद हो जाती है। तो जगह जगह सुरंग, ओवरब्रिज बना करके हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर रास्ता कहीं बंद ना हो और चौड़ी सड़कें हों। तो जो ऑल वेदर रोड है तो उसके पीछे एक मकसद ये भी है कि चीन सीमा तक हमारी जो है रैपिड जो पहुँच हो जाए, तेज़ गति से पहुँच हो जाए। अगर कभी सीमा पर अशांति हो, तो किसी भी मौसम में अशांति हो, तो हमारी सेना वहाँ पर तुरंत पहुँच जाए और चौड़ी चौड़ी सड़कें हों कि यानी कि टैंक भी वहाँ पर आसानी से पहुँच जाएँ, भारी भारी मशीनें, युद्ध के जो सामान है, मिसाइल वगैरह, सेना पर आसानी से पहुँच जाएँ। ठीक है। तो उन लोगों ने हमारे लिए जो रेलवे लाइंस का विस्तार किया, सड़कों का, पुलों का जो जाल बिछाया, उनका जो मुख्य मकसद था सेना का और व्यापार का। विदेशों का माल, विदेशों का जो माल है देश के कोने कोने में फैल जाए और देश के कोने कोने का कच्चा माल, देश के कोने कोने से कच्चा माल इकट्ठा करो, बंदरगाहों तक पहुंचाओ, बंदरगाहों से विदेश को यानी कि इंग्लैंड को या यूरोप को भेज दो। एक तो ये मकसद था उनका। दूसरा, जहाँ कहीं भी अशांति होती है सेना तुरंत उनकी पहुंच जाए, क्योंकि पहले सेना या तो ज़मीन के रास्ते चलती थी या समुद्र के रास्ते चलती थी, उसमें बड़ी देर लगती थी। तो जगह जगह रेलवे लाइन बिछाने का मतलब ये था कि सेना तुरंत पहुँच जाए। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हम जो हारे तो उसकी एक वजह रेलवे लाइन भी थी। क्या? क्योंकि सैनिक जो थे अंग्रेजों के बहुत तेज़ी से एक से दूसरी जगह को मूव कर रहे थे। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के समय में लोगों की भलाई नहीं हुई, लेकिन लोगों की भलाई जो थी वहाँ पर सेकंड प्रायोरिटी थी, या कह सकता हूँ लास्ट प्रायोरिटी थी। उनके समय भी स्कूल कॉलेज बने हैं भाई। अब मान लीजिए मैं ब्रिटिश लॉर्ड हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ रह रहा हूँ, होम सिकनेस है मुझे, मैं अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ, मैं, मेरी पत्नी, मेरा भाई भी मेरे साथ रह रहा है, कोई छोटा हो, मेरे बच्चे भी हैं। अब वो पढ़ने डेली इंग्लैंड थोड़ी जाएंगे, मैं नहीं रह पा रहा उनके बिना। वो पढ़ने इंग्लैंड थोड़ी जाएंगे, मैं उनके बिना नहीं रह पा रहा। तो अंग्रेज एक चीज़, और दूसरा, अब वो हमारी जो संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू या जो खड़ी बोली की जो भाषाएं थी वो जानते नहीं थे, क्या करें। तो उन्होंने धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोलने शुरू कर दिए, जिसमें उनके बच्चे ही पढ़े। जिसमें अब नैनीताल के पास ही क्यों है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, अंग्रेजों की देन तो है ये भाई उनके बच्चों ने पढ़ना था ना, तो उन्होंने विदेशों से टीचर बुलाए, अच्छी खासी तनख्वाहें उन्हें दी, यहाँ के लोगों को भी मोटिवेट किया कि भाई स्कूल कॉलेज बनाओ इंग्लिश मीडियम के। उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, अपने बच्चे पढ़ाने थे, प्लस यहाँ पर उन्होंने यहाँ क्लर्क भी तैयार करने थे। अब उनकी देखो शुरुआत में क्या हुआ ना कि भाई अंग्रेजों के बच्चे पढ़ रहे हैं, अब अंग्रेजों के बच्चे जा रहे हैं कोट पैंट पहन के, टाई शाई लगा के, जूते वूते पहन के, देख के गोल मुखडोल बच्चे, एक तो वैसे ही स्किन उनकी वाइट, दूसरा वो गिटर पिटर करते हुए जा रहे हैं। अब उन्हीं बच्चों को हमारे जो नवाब हैं, महाराजा, बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो लोग देख रहे हैं। तो जो बड़े बड़े नवाब, महाराजा, व्यापारी थे भाई, टिहरी के एक राजा थे, टिहरी के एक राजा थे, तो वो अजमेर के मेयो कॉलेज में पढ़े थे। टिहरी के एक राजा ने अपनी जो एजुकेशन पाई थी अजमेर में मेयो कॉलेज में पाई थी, वहाँ वो पढ़ लिख के आए। तो अब वो सोच वही लेकर के, नई सोच लेकर के आए, तो उन्होंने टिहरी में सड़कों का जाल बिछा दिया, इंजीनियरिंग, तमाम जगह नहरें, पुल बनाने शुरू कर दिए। वो आधुनिक लोगों के साथ बिता करके आए थे समय, तो जो बड़े बड़े महाराजा थे उनके बच्चे ही पढ़ने लगे। अब उन्हीं में से कुछ खुराफाती निकल आए, है ना। उन्होंने राजपाट छोड़ के भाई जनता के साथ काम करेंगे, उन्होंने स्कूल कॉलेज खोलने शुरू कर दिए। पहले स्कूल कॉलेज साहब इलाहाबाद, कलकत्ता, पहले लोग पढ़ने कहाँ जाते थे? इलाहाबाद पढ़ने जाते थे। पुराने ज़माने के लोग जो अब तक स्वर्ग सिधार चुके हैं, हम देखोगे तो उन्होंने, जैसे हमारे एनडी तिवारी हैं कि उन्होंने इलाहाबाद से बीए किया, फिर इलाहाबाद में राजनीति में सक्रिय हो गए। आपके पड़ोस में आजम खां हुआ करते थे सांसद, अब तो जेल में हैं, तो कहाँ से पढ़े? अलीगढ़ से पढ़े। सर सैयद अहमद खान ने जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था, अंग्रेजों ने भरपूर साथ दिया था, अंग्रेजों के बच्चे भी तो पढ़े उसमें, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से अंग्रेजों के बच्चे ही पढ़े उसमें।
नवाब फला फला खां, नवाब फला फला खां, कहाँ से पढ़े साहब? रामपुर राजा डिग्री कॉलेज से पढ़े। तो अब यहाँ के जो नवाब राजा महाराजा थे उन्होंने स्कूल कॉलेज खोलना शुरू कर दिया अपने स्तर पर। धीरे धीरे हम लोग भी उसमें पढ़ने लगे, फिर हम खुराफाती हो गए। भाई जब हमने पढ़ा ना तो हमें पता चला भाई समानता क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, आज़ादी क्या होती है, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। अब भाई सिलेबस आएगा वही तो आएगा, अंग्रेजों ने वो सिलेबस मंगाया तो उसमें बर्क, पेन, मैसन जैसे उदारवादी भी थे, रूसो जैसे पढ़ने। भैया स्वतंत्रता क्या होती है? अच्छा ये होती है। ह्यूमन राइट्स क्या होता है? ये होता है। अच्छा डेमोक्रेसी क्या होती है? अच्छा कोई पार्लियामेंट भी होती है? हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट नहीं है, हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। अच्छा गुलामी क्या होती है? अच्छा ये गुलामी होती है। उन्होंने अमेरिका को पढ़ना शुरू कर दिया कि अमेरिकियों ने कैसे अपने आप को गुलामी से आज़ाद किया, इटली वाले लोगों ने कैसे अपने आप को गुलामी से आज़ाद किया। वो इकट्ठा होना शुरू हो गए, है ना। तो यहीं से बात निकल गई कि हमारा क्या कहते हैं बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, है ना। तो यहीं से बातें आने लगी कि भाई देखो हमें इकट्ठा होने की आज़ादी होनी चाहिए, हमें सरकार की आलोचना करने की आज़ादी होनी चाहिए, हम पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, पूरा भारत हमारा। अच्छा अंग्रेज़ों ने जाने अनजाने में हमारे लिए सबसे बड़ा जो काम किया है वो किया है, भारत को एक कर दिया। अगर भारत पहले आज़ाद हो जाता या भारत में अंग्रेज ना होते, आप यकीन करें भारत में अंग्रेज ना आते, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं जब आप ऐसे लिखोगे या हिस्ट्री मैथ्स देने जाओगे ना, आप हिस्ट्री मैथ्स नहीं, हिस्ट्री सब्जेक्ट से मैथ्स देने आप जाओगे तो आपको कहेगा भाई अंग्रेजों की देन क्या रही, तो सबसे बड़ी देन तो यही रही कि उन्होंने भारत को एक कर दिया। नहीं तो यहाँ या तो किसी मराठों का राज होता या किसी मैसूर रियासत का राज होता, पूरे भारत को तो नहीं कैप्चर कर पाते। आप देखो ना मराठे एक बार जब पीक पे थे तो कहाँ तक पहुँच गए? सतलज नदी तक पहुँच गए, फिर उधर से अब्दाली से झगड़ गया उनका, फिर सिकुड़ गए वो। तो जैसे आज यूरोप में अलग अलग स्टेट है ना, जाति रंग नस्ल के आधार पर, भारत में भी ऐसी अलग अलग स्टेट्स होते, अलग अलग रियासतें होती। तो सबसे बढ़िया काम तो वो ये कर गए कि पूरे भारत को एक कर गए। लेकिन वो एक हमें अभिशाप भी दे गए, किसके रूप में? बंटवारे के रूप में, जो आज तक एक समस्या बना हुआ। भाई आप देखो ना समस्या ये है ना। हालांकि वो जो पड़ोस में हमारे समस्या थी काफ़ी हद तक अब खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक छोटी मोटी समस्या के रूप में बची हुई है। अब हम नाम क्यों ले किसी का, है ना। हमारे राजनीतिक नेता भी तो ऐसे ही कहते हैं, नाम लेते थोड़ी किसी, हम भी क्यों ले नाम किसी का। तो अंग्रेज हमें ये दे गए। इसके अलावा वो हमें एक रेलवे के रूप में एक ऐसा हथियार दे गए, एक ऐसा औजार दे गए कि हम पूरे देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। एक इंग्लिश भाषा के रूप में एक ऐसा हथियार दे गए कि हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किसी से भी जाकर के बात कर सकते हैं, है ना। छोटी मोटी इंग्लिश, है ना। हु यू, भेयर कमिंग फ्रॉम, छोटी मोटी इंग्लिश ना। तो ये कह देगा आई फ्रॉम एम उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड, नैनीताल या नैनीताल, है ना। भाट बांट फूड वाटर। तो इतनी अंग्रेजी चल जाती है ना। विदेशों में जाकर हमारे जो काम जा रहे हैं ऐसे तो करते हैं, हाँ। तो कहा व्हाट डू यू वांट, है ना। फूड, हैव सम फूड, हैव सम टी। धीरे धीरे वो सीख जाते। अजी हैव सम टी कहाँ कहेगा, सीधे पड़ेगा फूड, टी, ब्रेड। धीरे धीरे सीख जाएगा, है ना। भाई बच्चा पैदा होता है तो वो भाषा सीख जाता है। कैसे सीख जाता? अपनी माँ के साथ रहता लगातार। वही कहती है नो खाना खाएगा। सबसे पहले क्या सीखता बच्चा? अच्छा बच्चा सबसे पहले क्या सीखता बताओ तो, सबसे पहले क्या सीखता बच्चा बताओ ना। सबसे पहले बच्चा कौन सी भाषा सीखता है? सांकेतिक भाषा, नन्ना। सबसे पहले बच्चा सीखता है करते ना, गोद में आ जाए ना, मतलब उसे गर्दन उसने हिलाई ना, इसका मतलब है इनकार करना, है ना। और लेना, खाएगा, घूमेगा, खाएगा, घूमेगा, वो समझ गया, लेकिन उसकी जुबान जो है वो पलट नहीं रही है। तो सबसे पहले वो क्या, छोटे बच्चे करते हैं ना, ऐसे करते हैं ना गोद में लेने के लिए कि बाहर चलेंगे, है ना। सबसे पहले वो सांकेतिक भाषा सीखता, फिर वो सीखता हाँ ना, छोटी मोटी गालियाँ भी सीख जाता। और एक चीज़ और बड़े प्यार से हम सिखाते हैं, क्या उसे, हप, है ना, सिखाते हैं ना। अच्छा हिंदी लोग क्या करते हैं, जय करते बेटा, जय ऐसी होती है उसकी, है ना, ऐसे करके फिर कहते सलाम कर दे बेटा, सलाम भी ये होता है, उसे पता ही नहीं जय ऐसे होती है, सलाम ऐसे होती है। फिर बाद में मम्मी सिखाती है, बेटे जय ऐसे करते हैं, है ना। यहीं से डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है ना। अरे मानो आप यहीं से बेटे जय ऐसे करते हैं, अब वो ऐसे करने लगा। फिर सलाम, बेटे सलाम ऐसे करते हैं, हाँ ऐसे करने लगा, है ना। भाई यहीं से हमने सिखा दिया। कोई बड़ा बच्चा आया तो हिंदू घर में पैदा हुआ, बेटे पैर छुओ, है ना। मुस्लिम घर में पैदा हुआ, बेटे सलाम करो। बच्चे को क्या पता था, तो जैसा उसे सिखा वैसे सीखने लगा वो, है ना। तो वो अब वो छोटे मोटे शब्द हप ना हाँ ऐसे तो धीरे धीरे भाषा सीखता। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, 1 महीने में इंग्लिश सीख जाए। कैसे सीख जाएगा इंग्लिश? 5 साल लगते हैं धारा प्रभाव बोलने में। 5 साल कहाँ, हमारे यहाँ प्राइमरी बच्चे आते हैं नहीं बोल पाते। 6-7 साल की उम्र में धारा प्रभाव बोलने में लगता है, उसमें भी क्लिष्ट शब्द उसे याद नहीं आते, है ना। समझ रहे ना मेरी बात। तो ये बात कहाँ से फैल गया, मैं इधर से किधर को चल गया, इंग्लिश। हाँ
पता नहीं क्या कहाँ था मैं, हाँ हाँ यस यस, इंग्लिश बोलने वाले आ गए, एक संपर्क हो गया हमारा। तो अंग्रेजों ने भारत को जो है इंटीग्रेट कर दिया या भारत को एक कर दिया, उनकी ये सबसे बड़ी देन थी। हालांकि उन्होंने लूटा भी बहुत, हमें बहुत ज़्यादा लूटा, और जब लूटा तो अच्छा फिर स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते गए कि क्या बुरी से बुरी देसी सरकार भी अच्छी से अच्छी विदेशी सरकार की तुलना में श्रेष्ठ होती है। तो हमारा नारा था कि भैया हम स्वतंत्रता लेकर रहेंगे। तो हम भी स्वतंत्रता क्या है, आज़ादी क्या है, इकट्ठा होने का अधिकार, चुने जाने का अधिकार, चुनने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, कोई पार्लियामेंट होनी चाहिए, पार्लियामेंट में कोई भी चुना जा सकता है ना, लोकसभा होनी चाहिए, राज्यसभा होनी चाहिए, भाषण देने की आज़ादी होनी चाहिए, हम कुछ भी बोलें, सरकार के खिलाफ कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो यही से आ गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आ गया है ना, धर्म की आज़ादी। गांधी जी बात करने लगे भाई सब सेकुलर। आप देखो ना, जो कांग्रेस का जो आंदोलन था वो एक सेकुलरवाद पे तो आधारित था, सेकुलरवाद और समाजवाद, वो सभी, अब जिन्ना था वो मुसलमानों की बात करता था, जिन्ना मुसलमानों की बात करता था। हमारे देश में भी कुछ लीडर ऐसे थे जो एक खास धर्म की बात करते थे, ठीक है। लेकिन कांग्रेस ऐसी पार्टी, और भी बहुत सारी पार्टियां थी, कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जिसमें सभी मेंबर थे। तो हम यहाँ पे सर्वधर्म समभाव की बात करने लगे, धार्मिक आज़ादी की बात करने लगे। अब देखो अल्पसंख्यकों की बात कहाँ से आई, जब पाकिस्तान का बंटवारा होने लगा तो हम ये कहने लगे नहीं भी अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा मिलेगी हमारे यहाँ, जो जाना चाहते हैं दूसरे देश में जाएँ, जो दूसरे देश से यहाँ आना चाहते हैं वो आ जाएं, लेकिन आप बेफिक्र रहें, आपके धार्मिक मामलों में, आपके भाषाई और सांस्कृतिक मामलों में किसी तरह का कोई दखल नहीं होगा, हम इसकी गारंटी देते हैं। तो वही तो था मूल अधिकार। तो फंडामेंटल राइट्स आ गए साहब, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। अब फंडामेंटल राइट्स आ गए, वो हमारा अधिकार है, उनसे हमें कोई छीन नहीं सकता, और अगर कोई छीनता है तो हम कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट सबसे ऊपर है हमारे यहाँ, सबसे ऊपर संविधान है, और संविधान की रक्षक हमारे यहाँ कोर्ट है। अब यहीं पर आई पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो मैंने कहा ना यार, ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, वैसा होता तो कितना अच्छा होता। एक कमरे के मकान में हम लोग मेहनत करते हैं, रात को जब सोते हैं ना तो कहते हैं, सपना देखते हैं ना कि तब तेरी जॉब लग जाएगी ना तो एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाएंगे, देखते हैं ना सपने कि तेरी जॉब लग जाएगी ना तो एक कार लेंगे, तो जब कमाने लगेगा ना तो ये लेंगे वो लेंगे, होता ना भाई ऐसा। ये तो किससे कहानियों में होता है कि संतोषम परम सुखम, संतोषम परम सुखम। संतोष तो भिखारी को भी नहीं होता कि यार 10 मिनट और घूम लूँ थोड़े से और मिल जाए, होता है ना भाई, जो एक दिन भर भीख मांग रहा है वो कहता है 10 मिनट और घूम लूँ थोड़े से और मिल जाए। तो इंसान है ही महत्वाकांक्षी, लगातार ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा बढ़ना चाहता है। तो एक सपने, आदर्श, आदर्श माने सपने, लेकिन ये पॉजिटिव शब्द है। क्या है ये? पॉजिटिव शब्द है कि बेहतरी, बेहतरी की उम्मीद करना कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। फुरकान क्या हाल है? ठीक है, फुरकान यूँ कर रहा है, इधर देखो पीछे बैठा है ना, बड़ी मुश्किल से आगे खुल रही है। हाँ कोई बात नहीं, वीडियो रिकॉर्ड चल रही है, इधर देखो। यार मैं तो रटा के चल दूंगा कि 36 से 51 तक हैं, भाग 4 में हैं, प्रवर्तनीय हैं, अपरिवर्तन, मैं रटा के चल दूंगा। 15 मिनट में खत्म हो जाते थे, नहीं थे, तुम्हें क्या पता, लेकिन समझ लो इसको, है ना। हाँ तभी तो मैं कहता हूँ कम से कम BA सेकेंड ईयर करो फिर क्लास में आओ, है ना। भाई इंटर कॉलेज में कुछ पढ़ा नहीं, कभी क्रिकेट देखने जा रहे हैं, कभी मूवी देखने जा रहे हैं, फिर एकदम से जुनून जागा IAS बनने का, है। ध्यान सुनो इधर, सो नहीं, रोजा लग रहा है क्या? रोजा लगता है या महसूस होता है? आम भाषा में रोजा लगता ही है। कहाँ थे? कहाँ थे? हाँ, तो अब ऐसा होता तो यहीं पर बात आई। गांधी जी ने कहा कि भाई पंचायतों को अधिकार मिलने चाहिए, है ना। फिर गांधी जी कह रहे हैं शराबबंदी होनी चाहिए, मद्य निषेध यानी कि शराबबंदी होनी चाहिए। जो दुधारू पशु हैं उनका उनके वध पर रोक लगनी चाहिए, जो दुधारू पशु हैं उनके वध पर रोक लगनी चाहिए। और सरकार को ये करना चाहिए कि जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाएँ हैं वो ना बिकें, है ना। स्त्री पुरुष बराबर होने चाहिए, लोगों को, मजदूरों को कारखानों के चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए, किसानों की बेहतरी होनी चाहिए, है ना। जो महिलाएं हैं, वो आया ना प्रसूति सहायता। अब देखो कोई महिला गर्भवती है, वो मजदूर भी है, वो महिला कोई गर्भवती है, मजदूर भी है। तो ऐसा थोड़ी है कि बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद वो जो है काम पर चली जाएगी, और उसे 1 साल का रेस्ट चाहिए, गर्भावस्था के दौरान भी, और जब बच्चे का जन्म हो जाए उसके बाद भी बच्चे को माँ चाहिए ना। तो हमारे देश में ये भी एक आदर्श था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें भी सहायता मिलनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। इसके अलावा और क्या है, हम यहाँ तक हम पहुँचे कि वो जो वन हैं, वनों की सुरक्षा होनी चाहिए, वनों में रहने वाले जो वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। जो SC ST यानी कि दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग लोग हैं, उनका कल्याण होना चाहिए, महिलाओं का कल्याण होना चाहिए। बच्चों तक की बात की गई है कि बच्चों की शुरुआती देखभाल हो, 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए, मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए, है ना। इसके अलावा योजना आयोग था ना, योजना आयोग का काम क्या था कि हमारे योजना आयोग का कॉन्सेप्ट ये था कि देखो भाई हमारे देश में संसाधन सीमित हैं, हम नए आज़ाद हुए हैं, हमें अब तक लूटा ही गया था हमें,
है ना। हालांकि बहुत से लोग इससे जो है कि इत्तेफाक नहीं रखेंगे। इत्तेफाक का मतलब क्या होना है? एक राय। इत्तेफाक का मतलब एक राय। बहुत से लोग एक राय, क्योंकि हमने इतिहास को ढंग से पढ़ा नहीं है। हम लोग तुर्कों मुगलों ने भी हम पे भरपूर अत्याचार किए, लूटा भी, लेकिन लूट का सारा पैसा उन्होंने यहीं रखा। लूटने का मकसद टैक्सेस लिए ना, टैक्सेस थे ना। सबसे बड़ा टैक्स कौन सा था? ज़मीन से। सरकार की इनकम का सबसे जो मेन सोर्स था, यहाँ तक कि अंग्रेज़ों के समय में भी 19वीं शताब्दी के अंत तक, 20वीं शुरुआत से पहले, जब तक पूरी तरह से औद्योगिकरण नहीं हुआ था, सर्विस सेक्टर धीरे धीरे डेवलप नहीं हुआ था, तो जो लगान था या इनकम, जो खेती पे जो टैक्स था, वही सरकारों की इनकम का सबसे खास जरिया होता था। दूसरा होता था चुंगी। तीसरा होता था बंदरगाहों पर व्यापार जो होता था ना, उस पर जो टैक्स ले जाता था, उससे इनकम होती थी हमें, समझ रहे ना। तो अंग्रेज़ों ने हमें कुछ इस तरह से लूटा, वास्तव में लूटा, कि उनकी पॉलिसीज़ कुछ ऐसी थी कि हमारे देश का पैसा विदेशों में गया ज़्यादा से ज़्यादा, कंगाल हो गए हम। लेकिन तुर्क और मुग़ल जो आए थे यहाँ पर, उन्होंने, अब गौरी से पहले की बात करें हम, जब गौरी तक का समय तो ये था कि लूटा और लूट के विदेश ले गए, अफगानिस्तान काबुल ले गए। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से जो समय शुरू हुआ तुर्कों और बाद में मुग़लों का, उन्होंने जो कुछ भी लूटा, लूट मार का अगर हम आरोप लगाएं तो वो खर्च तो यहीं हुआ ना, खर्च तो यहीं हुआ, वो यहीं की इकॉनमी में लगा। कहते हैं ना, बादशाह अकबर के लिए हर मौसम के लिए 1200 जोड़े तैयार होते थे। जोड़े समझ रहे हैं ना, सूट, मतलब सर्दी के लिए भी 1200, गर्मी के लिए भी 1200 अलग से, और बरसातों के लिए भी 1200 अलग से। तो अब देखें 1200 जोड़े तैयार हो रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? 4 महीने की ऋतु मान लें आप, तो एक दिन में 3 जोड़े बदलता होगा भैया। सुबह को कुछ और, दोपहर को कुछ और, फिर रात में कुछ और, है ना, बदलता होगा। उसी तरह से जूते चप्पल भी पहनता होगा। लग्जरियस लाइफ यही तो थी। अरे आज भी देखो आप, आज भी देखो कई हमारी राजनीति में कई नेता, आप देख लो, एक जगह पे किसी और सूट में, दूसरी जगह किसी और सूट में। आप देखो, नेता छोड़ो, हम लोग आम आदमी सुबह को अगर घर से निकले हैं तो अगर एक पार्टी में गए तो किसी और सूट में, दूसरी पार्टी में तो किसी और सूट में, जिसके पास क्षमता है, जिसके पास क्षमता है ना। क्या नेता, क्या अधिकारी, मतलब अब ऐसा थोड़ी है कि नेता तुम्हारी जेब से पैसा निकाल के ला रहा है। शौक है भाई सबका अपना जीने जगह, अपना पैसा वो पहनने में खर्च कर रहा है, ठीक है। तो अब आप ठीक है, हाँ। तो अब जाहिर सी बात है कि जब उसे अलग अलग कपड़ों का शौक था तो तरह तरह के जूते भी पहनता होगा, तरह तरह की खुशबुएं, मालाएं मिल। वो पुरानी फिल्मों में देखते हो ना आप, राजा खुश हो गया तो माला तोड़ी और फेंक दे। पुरानी फिल्मों के सीन देखे ना, है ना, नर्तकी नाच रही है और राजा खुश हो गया तो निकाल के फेंक दिया, है ना, पूरी की पूरी वो जाने न कितने रुपए की बेशकीमती हीरो की चीज़ जो है वो नर्तकी को दे दी। राजा उजड़ गया, नर्तकी बन गई। इसी तरह राजा उजड़ गए, पुराने ज़माने के जो राजा थे वो धीरे 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 इसी तरह से उजड़ गए। तो भाई वो हीरो के हार कहाँ बन रहे थे? वो हीरा कहाँ से खुदा? वो हीरा भारत की खान से खुदा। वो हीरा जवाहर, अब देखो राबिया को भी नींद आ रही है ना, तो हीरा और जवाहरात जो था वो भारत की किसी खदान से खुदा, है ना। उसको किसी भारतीय ने ही तराशा, उस पर पॉलिश किसी भारतीय ने ही की, उसको गढ़ा, उसको बनाया किसी भारतीय नहीं, किसी भारतीय व्यापारी ने इसको थोक में खरीदा, किसी भारतीय व्यापारी ने ही उसको फुटकर में बेचा, और उसी फुटकर भाले भारतीय व्यापारी ने राजा को बेचा। वो सारी की सारी लूट आप कह लो कहाँ घूम रही है? वो भारत में घूम रही है। कई लोगों को उससे रोजगार मिल रहा है। हालांकि किसान के पास से पैसा जा रहा है, लेकिन खान में जो काम कर रहा है उसको भी मिल रहा है पैसा, जो पत्थर तराशने वाला उसको भी पैसा मिल रहा है, जो बनाने वाला उसको भी, जो बेचने वाला उसको भी, सबको रोजगार मिल रहा है ना। भारत में जब ये राजे रजवाड़े जब खत्म हो गए तो जो हमारे देसी शिल्पकार थे वो बेरोजगार हो गए, क्योंकि जब नई पौध आई ना अंग्रेजों के समय में, वो देसी माल को पसंद ही नहीं कर रही थी। विदेशी जो इम्पोर्टेड, पुरानी फिल्मों गाड़ियों में, पुरानी फिल्मों में डायलॉग एक और भी आता है, भाई उसके पास इम्पोर्टेड कार है, इम्पोर्टेड कार, इम्पोर्टेड घड़ी, ये लग्जरी आइटम होते थे भाई, है ना। दाऊद इब्राहिम दिखा रहा है मेरे पास इम्पोर्टेड कार है, इम्पोर्टेड घड़ी है। दीवार फिल्म देखो ना अमिताभ बच्चन की, इम्पोर्टेड कार है मेरे पास। अब कुछ नहीं है, भारत में बन रहा सब, है ना। तो कहाँ ये इम्पोर्टेड कार कहाँ से आया? हमें लग्जरी से पता नहीं कहाँ से आया। तो हाँ, तो अब जो नई पीढ़ी आई ना वो विदेशों से माल मंगा रही है, तो देसी जो दस्तकार थे वो जड़ गए। कहीं खरीद रहे हैं मूड़ा समझते हो? मूड़े कहीं खरीद रहे हैं? हाँ, ये वाली चेयर खरीद रहे हैं ना, हाँ, तो वो सब बेकार। मूड़ा जानती हो तुम? मूड़ा जानती हो? मूड़ा सच में नहीं जानते? बांस टाइप की लकड़ी होती है ना, वो उसकी बनी हुई कुर्सियाँ, स्टूल, मेज़, है ना। हाँ, अब तो छाछ भी प्लास्टिक के आ गए। पुराने जमाने में आते थे ना वो, छाछ लो छाछ, सुनिए कहावत? नहीं, ये आवाज़ सुनिए? नहीं सुनी? तुमने सुनी? छाछ लो छाछ। अब छाछ भी प्लास्टिक के आ गए। खत्म हो गया छाछ बनाने वाला भी। खैर, अब लेकिन जो उसमें समय के साथ चलने वाले थे ना, उन्होंने अपना कारखाना लगा लिया प्लास्टिक का, वो बना रहे हैं छाछ।
प्लास्टिक की छाछ बना रहे हैं। अच्छा खैर, कहाँ थे भाई? तो खैर हमने कहते हैं तुर्कों मुगलों ने लूटा, ठीक है, जिसकी जो राय है, लेकिन लूट के वो पैसा जो था वो यहीं लगा, लेकिन अंग्रेजों ने भरपूर तरीके से हमें लूटा। तो अब हमारे जो पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो ये, हाँ, योजना आयोग से हम चले थे, तो हमें लूट चुके थे ये लोग अच्छी तरह से। अब आज़ाद हो गए हम, अब सरकार की जिम्मेदारी थी कि जो सपने लोगों को दिखाए हैं, गरीबी से मुक्ति के, शोषण से मुक्ति के, और हम जब आज़ाद भारत में होंगे तो एक नई दुनिया में होंगे, वो लाना। तो क्या करें भाई? तो इसके लिए क्या भाई, खेती किसानी का, उद्योगों का तेज़ी से डेवलपमेंट हो, देश में रोजगार बढ़े, देश में क्या बढ़े, रोजगार बढ़े। तो इसके लिए योजना आयोग को जिम्मेदारी दी गई, प्लानिंग कमीशन को जिम्मेदारी दी गई कि भाई देखो हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं बहुत ही सीमित हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं बहुत ही सीमित रिसोर्सेज हैं, बहुत कम पैसा हमारे पास, इसका इस्तेमाल हम किस तरह से करें कि पूरे देश के विकास में लगे, पूरे देश का विकास जो है वो तेज़ी से हो जाए। कैसे करें इसका इस्तेमाल? इसके लिए आप प्लानिंग बनाओ, योजना बनाओ, और योजना बनाते समय इस पैसे को डेवलपमेंट में लगाते समय आप ये ध्यान रखें कि भाई ऐसा ना हो कि कोई बहुत अमीर हो जाए और कोई बहुत गरीब हो जाए। कहते हैं ना, संपत्ति का अहितकारी संकेंद्रण ना हो, यानी किसी एक वर्ग समुदाय के पास इतना पैसा ना हो जाए कि दूसरे पर वो सितम करने लगे। इसका ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना कि पूरे देश का एक समान तरीके से विकास हो, सभी को बंटवारे में हिस्सा मिले। तो यहीं से आ गया पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कि सरकार ये ध्यान रखेगी कि संपत्ति का अहितकारी संकेंद्रण ना हो, देश के संसाधन किसी एक हाथ में ना जाए। है, तो अब सरकार ने सपने देखे, सरकार ने या हमारे संविधान ने, सरकार ने नहीं, हमारे संविधान ने कुछ सपने देखे, और हमारे संविधान बनाने वाले जो थे ये कह रहे थे यार कि ये जो हम जो आपको ड्यूटीज़ दे रहे हैं ना, इनको अपनाने में, ये जो हम आपको कर्तव्य सौंप रहे हैं, ये ड्यूटी सौंप रहे हैं कि आप ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, इनको करने में समय बहुत लगेगा, और इनको करने के लिए जो राजनीतिक आम सहमति है वो भी चाहिए, और इनको करने के लिए सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वह है पैसे की, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। तो ये कहा गया कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो अभी से लागू हो गए, इनको आप नहीं छोड़ोगे। अब हम अलग से आपको कुछ डायरेक्शंस दे रहे हैं, आपको कुछ सलाह मशवरा भी कह सकते हैं आप, आपको हम सलाह मशवरा भी दे रहे हैं, और आपसे हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जब भी आप कोई नया कानून बनाओगे, कोई नई पॉलिसी बनाओगे, कोई नया आदेश जारी करोगे, कोई नया प्रोजेक्ट, नया काम शुरू करोगे, तो एक बार पलट के इस पन्नों की तरफ को देखना कि हम क्या चाह रहे हैं, इसी हिसाब से काम करना। तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हें सजा देने नहीं आ रहे हैं, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर तुमने आज़ादी को चुना है, देश के संविधान को तुम अपना आदर्श मानते हो, तो इन पन्नों में जो हमने लिखा है कि तुमको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये करो, वो करो, वो करो, जैसे जैसे तुम इस लायक होते जाओ, वैसे वैसे इन चीज़ों को लागू करते रहना। इसीलिए कहते हैं कि जो पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो बाध्यकारी नहीं है ना। बाध्यकारी को इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते होंगे, यानी कि आप उन्हें मानने के लिए मजबूर नहीं हैं, लेकिन आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इनको मानेंगे, इनको लागू करेंगे। यही अंतर है मूल अधिकारों और नीति तत्वों में। तो फिर से हम बात कर लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार जो हैं वो नागरिक स्वतंत्रता का आधार हैं, लोकतंत्र का आधार हैं, मानवाधिकार का आधार हैं, और जो पीडीपी यानी कि पॉलिसी डायरेक्ट प्रिंसिपल्स हैं, वो जो तवसुम ने बात कही थी, कल्याणकारी राज्य का आधार हैं। तो ये होता है आपका कल्याणकारी राज्य, है ना। मूल अधिकार जहाँ लोकतंत्र की बात करते हैं तो वहीं राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं। अब देखो राजनीति में क्या आ गया, आपको पार्टी बनानी है ना, बना सकते हो, आपने चुनाव लड़ना, लड़ सकते हो, आपने इलेक्शन में खड़ा होना, हो सकते हो, किसी को वोट देना, दे सकते हो, प्रचार करना, कर सकते हो, सरकार की आलोचना करना, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार की तारीफ करना, वैसे सरकार तो होती है आलोचना करने के लिए। भाई आप देखो, आपने एक प्रधान चुन लिया, खूब उसको वोट दिए, चुन लिया, अब 3 महीने बाद अरे यार इसने ये नहीं करा, उसने वो नहीं करा, ऐसा नहीं करा, वैसा नहीं करा, फिर नया बना दिया, 3 महीने उससे खुश रहे, फिर ये नहीं करा, वो नहीं करा। होता किसी नेता से कोई खुश हुआ है? मेरी नौकरी लगवा दी नेता ने सिफारिश करके, अब मैं छोटे भाई की भी लग जाए, अब छोटे भाई की ना लगी तो मैं नेता फिर बुरा, नेता तो हमेशा बुरा रहता, वो नेता को भी पता है, लेकिन फिर भी नेता कहता है यार कि भाई अगले 5 साल फिर लोगों से नजरें मिलानी हैं तो अच्छे काम किए जाएं। तो हमें आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए, हमें आलोचना करने का अधिकार है, हमें कहीं भी बसने का, प्रचार करने का अधिकार है, बसना छोड़ो, कहीं भी प्रचार करने का अधिकार है, पार्टी बनाने का, चुनाव लड़ने का, वोट देने का, चुनने का, चुने जाने का अधिकार है। ये राजनीतिक लोकतंत्र। तो मूल अधिकार जो हैं वो राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं, और नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं। ठीक है ना, सामाजिक लोकतंत्र माने बराबरी। कल के एक पेपर में तुम्हारे आया हुआ था, बड़ा अच्छा कोटेशन लगा वो, कि समाजवाद का मतलब क्या है, असमानता ना हो, सभी लोग साथ हों, है ना। वो आर्थिक
बराबरी का मतलब क्या है कि अमीर के गरीब के बीच। आर्थिक लोकतंत्र का मतलब क्या है कि जो भी करना चाहता है न केवल उसे करने की आज़ादी हो, बल्कि सरकार कोशिश करे कि उसको मोटिवेशन मिले, उसके रास्ते में जो बाधाएं हैं वो उसके रास्ते में जो बाधाएं वो बाधाएं गिर जाएं, ताकि वो जो करना चाहता है वो कर ले। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई कि भाई मूल अधिकार क्या हैं और नीति निर्धारक तत्व क्या हैं। यहाँ तक हमने बात कर ली। अब इसके हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे, शुरू से लेकर के आर्टिकल 36 से, आर्टिकल 36 से शुरू कर करके आर्टिकल 51 तक जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम लिखेंगे और समझेंगे। यानी कि अब रटने का पोर्शन शुरू हो रहा है। तो मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में। थैंक यू। तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। फंडामेंटल राइट्स और पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि मूल अधिकार और नीति निर्धारक तत्वों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब तक तो हमको यही समझाने में बुखार आ गया कि आखिर फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो हम लोगों ने कोशिश की प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल आपको समझाने की कि फंडामेंटल राइट्स और पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं क्या, इन दोनों में जो डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं, इन दोनों में समानताएं भी हैं, है ना, सिमिलरिटीज़ भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं, वो भी हमने आपको बताया। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि अलग से उनको हम लिखेंगे भी, क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलरिटीज़ हैं। और क्या पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बेस पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते तो क्यों नहीं जा सकते, और फंडामेंटल राइट्स के थ्रू कोर्ट में जाना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है तो वो क्यों है। अब इसके बारे में काफ़ी बातें हो चुकी हैं। पॉलिसी डायरेक्ट प्रिंसिपल्स के बारे में क्या है, कैसे हैं, तो फिर से मैं एक बार इसको रिकैप कर दूं कि हमारे संविधान में आर्टिकल 4 में नहीं, पार्ट 4 में, हमारे संविधान में पार्ट 4, आपको पता है 25 भाग हैं हमारे संविधान में, उसमें जो चौथा भाग है, फोर्थ पार्ट है, उसमें आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक कुछ बातें लिखी हुई हैं। उसमें आर्टिकल 36 में लिखा हुआ है कि राज्य का क्या अर्थ होता है। जैसे मूल अधिकारों में आर्टिकल 12 किसका अर्थ बताता है, राज्य का अर्थ बताता है ना। और फिर आर्टिकल 13 ये कहता है कि ये अधिकार जो है वो छीने नहीं जाएंगे। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि इस भाग में दिए हुए जो अधिकार है वो किसी भी हालत में छीने या कम नहीं किए जाएंगे। शाबाश, छीने या कम नहीं किए जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 13, और ये भी आंख में लग जाता अभी। ठीक है, अब उसी तरह से आर्टिकल 36, जिस तरह से आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा बता रहा है, उसी तरह से आर्टिकल 36 जो है वो राज्य की परिभाषा बता रहा है। और आर्टिकल 37 कह रहा है कि भाई इस भाग में जो निर्देश दिए गए हैं सरकार को या राज्य को, वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय नहीं का मतलब ये है कि एक कोर्ट एक तरफा आदेश नहीं दे सकता कि पीडीपीज में ये लिखा हुआ है इसलिए सरकार ये करे, या आप कोर्ट में ये नहीं कह सकते, ये दावा नहीं कर सकते कि पीडीपीज में ये लिखा हुआ है इसलिए सरकार हमारे लिए ये करे और ये ना करे। इसका मतलब क्या है कि पीडीपीज जो है वो वाद योग्य नहीं है, यानी कि इनके आधार पर आप केस नहीं दर्ज कर सकते और न्यायालय इनके आधार पर कोई रिट या पिटीशन या आदेश जारी नहीं कर सकता। इसकी बात अभी और करेंगे, लेकिन पहले हम समझेंगे कि आर्टिकल 38 से लेकर के 51 तक क्या क्या ऐसे डायरेक्शंस या क्या क्या ऐसे निर्देश दिए गए हैं जिन्हें हम कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। अब बात ये आती है कि भाई नीति क्या है। नीति को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, नीति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिसी। ठीक है ना। हाँ, अभी जाओगे ना आरओ मेन देने या उत्तराखंड पीसीएस का मेन देने, तो उसमें 10 शब्द हिंदी से इंग्लिश और 10 शब्द इंग्लिश से हिंदी ये आएंगे कि नीति का मतलब पॉलिसी। कुछ लोग कहते हैं लॉ, विधान, कानून, है ना। तो लॉ को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में लॉ को क्या कहते हैं, उन्होंने कहा नियम, विधि। लॉ को कहते हैं विधि, ठीक है ना। और नियम है रूल, नियम क्या है, रूल। हाँ, और प्रक्रिया को क्या कहते हैं इंग्लिश में। अब यहाँ किसी को पता थोड़ी हम किससे बात कर रहे हैं, किसी को नहीं पता ना हम किससे बात कर रहे हैं, है ना। हमने तुम्हारा नाम थोड़ी लिया। प्रक्रिया को क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्रोसीजर, है ना। हालांकि प्रोसेस भी कहते हैं प्रोसीजर, ठीक है ना, काम को करने की प्रक्रिया, प्रोसीजर। ठीक है, अब कोई पता थोड़ी हम किससे बात कर रहे हैं। देखो इंग्लिश मीडियम के मैडम, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने जाती हैं, मजे ले रहे है ना। हाँ ठीक है, इस बहाने हम जो इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल हैं उन पर कटाक्ष कर रहे हैं ना। हाँ कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, क्या करें। ठीक है, आगे चले, है ना, एक बार रुक देना। तो अब बात ये आती है कि पॉलिसी क्या है। तो पॉलिसी माने नीति, प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर, है ना। उसी जैसे मैन का मतलब आदमी नहीं मानव। ओके, आगे चलें। तो आपने क्या लिखा अपनी टी शर्ट पर, मैनिंग। मैनिंग का मतलब क्या होता है, कोई ब्रांड है क्या। अच्छा, मैनिंग के नीचे कितना नंबर है आपकी टी शर्ट पर, आपकी टी शर्ट पर कितना नंबर लिखा हुआ है, हैं 363। इधर आओ, इधर आओ, आओ इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी उठो। ये हमारा नॉर्थ पोल,
है ना। जल्दी आओ जल्दी आओ, ये देखो टी शर्ट पहन ली है, इन्हें ये नहीं पता कि इनकी टी शर्ट पर नंबर 18 है, ये कह रहे हैं 363, चलो बढ़ो, ठीक है। अब ये राष्ट्रीय बेइज्जती हो गई तुम्हारी ऑन स्क्रीन है। ओके चलिए, तुम तो मेरे बच्चे हो ना। हाँ, तो 18 लिखा हुआ, देखो टी शर्ट पहन ली है और मैं 18 पता हुआ है, इसको नहीं पता। ओके ठीक है, कहाँ थे? पॉलिसी पे थे। बेटे पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी और लॉ, विधि, लॉ माने विधि और पॉलिसी माने नीति, इन दोनों में क्या अंतर है? पॉलिसी बनाती है सरकार, कार्यपालिका, ठीक है ना। किसी काम, देखो पॉलिसी का मतलब क्या है, आपने सुना होगा प्लानिंग, सुना? प्लानिंग माने योजना, तो प्लानिंग माने योजना, योजना भी पॉलिसी ही है, योजना भी पॉलिसी है। लेकिन पॉलिसी और प्लानिंग यानी कि नीति और योजना जो है वो विधि नहीं है। विधि माने कानून है जो संसद बनाती है, ठीक है ना। संसद कानून बनाती है और संसद ही उन कानूनों में कोई तरह का जोड़ घटाव कर सकती है। पार्लियामेंट, विधि, विधि माने कानून, ठीक है ना। अब जो कानून है ना, हमारे देश के जो कानून हैं उनको चेक कौन करती है? कोर्ट करती है। संसद का काम क्या है? लॉ यानी कि कानून बनाना। कहते हैं ना भाई संसद ने ये लॉ पास कर दिया है, आम फारसी भाषा का शब्द है कानून, तो कानून कह देते हैं, उसमें कानून पास कर दिया है ना। विधि है, तो उस विधि की जो व्याख्या करेगा या विधि की जो समीक्षा करेगा वो कोर्ट करेगा। अब उस विधि को लागू करने के लिए सरकार कुछ नियम बनाएगी, उसी को हम कहते हैं पॉलिसी। भाई एक मोटा मोटा संसद ने कानून बना दिया कि भाई देखो असमानता नहीं होनी चाहिए हमारे देश में, है ना, हमारे देश में असमानता नहीं होनी चाहिए। अब हमारे देश में असमानता नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव, सकारात्मक क्या कहते हैं? हमारे देश में समानता होनी चाहिए। अब देश में समानता को स्थापित करने के लिए सरकार जो भी काम करेगी वो है पॉलिसी। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, अब देखो योजना से उधर मत चले ना, पंचवर्षीय योजनाएं, सरकार जो भी काम करती है उसके लिए योजनाएं बनाती है, उसी को हम कहते हैं पॉलिसी, है ना। तो कहते हैं ना, अब जैसे आप कोर्ट में चले जाओ सरकार के खिलाफ, तो अक्सर कोर्ट कहती नहीं भाई ये पॉलिसी मैटर है, ये काम सरकार का है, सरकार इसके लिए नीति बनाएगी, हम इसमें सरकार को कोई आदेश दे नहीं सकते। हाँ, अगर सरकार ने पॉलिसी बना दी है, उस पॉलिसी को हम जांच सकते हैं, उस पॉलिसी को हम जांच सकते हैं कि कानून के दायरे में, विधि के दायरे में है या नहीं है। तो सबसे पहले बेटे पॉलिसी को समझो, है ना। सरकार जो भी काम करती है, जो भी योजनाएं बनाती है वो है पॉलिसी। संसद जो भी काम करती है वो है लॉ या कानून, है ना। संसद किस लिए बैठती है? कानून बनाने के लिए बैठती है, आमतौर पर यही तो होता। इसके अलावा बजट पास, वो भी तो एक कानून है, ऐसा कानून है जो साल भर में खत्म हो जाता, लैप्स हो जाता है। तो सरकार, पॉलिसी कौन बनाती है? सरकार। अब पॉलिसी बनाते समय सरकार क्या ध्यान रखेगी कि भाई सबका भला हो, हमने कल्याणकारी राज्य है ना, वेलफेयर स्टेट है, तो सबका भला हो। अब सरकार कैसे ध्यान रखे? अब देखो समय समय कहते हैं ना कि समय समय की बात है, कहते हैं ना कभी के दिन बड़े और कभी की रात बड़ी, है ना। अभी जैसे गर्मियाँ आ गई ना, गर्मियाँ, तो देखो अब वो सोशल मीडिया पर एक चुटकुला जरूर आ जाएगा कि समय समय की बात है, जो रजाई गद्दे कंबल बड़े प्यारे लगते थे, अब उन्हीं से देख के हमें गर्मी लग रही, ऐसे करते ना। फिर जब सर्दियाँ आएंगी तो इसी तरह की बातें आ जाएंगी कि कोने में रखे रजाई गद्दे अब हमारे दुलारे हो जाए, है ना। तो हर समय के हालात जो हैं, परिस्थितियां जो हैं वो अलग अलग होती हैं, कंडीशंस। वैसे परिस्थिति को शुद्ध इंग्लिश में क्या कहेंगे, पता नहीं क्या कहेंगे, कंडीशन का मतलब तो शर्त होता है। तो खैर परिस्थितियां तो सर्कमस्टेंसेस, ठीक है ना। सर्कमस्टेंसेस यानी कि हर समय की ज़रूरतें हमारी अलग अलग होती हैं। बचपन की ज़रूरत कुछ और है, ज़वानी की ज़रूरत, बुढ़ापे की ज़रूरत कुछ और है ना। आज़ादी के समय हमारे क्या मकसद थे, आज़ादी के बाद क्या मकसद रहे, आज हमारी क्या नीड्स हैं, क्या चुनौतियाँ, क्या चैलेंजेस हमारे पास तो है। तो पॉलिसीज़ भी अक्सर बदलती रहती हैं। लॉ आमतौर पर कम बदलते हैं, लेकिन पॉलिसीज़ अक्सर बदलती रहती हैं। इनको बदलना, इनको जोड़ना घटाना भी आसान है। तो लेकिन अब हमारे संविधान बनाने वाले थे, उन्होंने पता था कि यार आगे जाके पता नहीं कौन क्या होगा, देश में कौन किस तरह का राजनेता बैठ जाए, कहीं वो तानाशाही ना करने लगे। तो उसकी तानाशाही पर रोक लगाने के लिए हम फंडामेंटल राइट्स ले आए। इसके अलावा संविधान बनाने वालों ने, आज़ादी का सपना देखने वालों ने कुछ आदर्श सामने रखे थे, कुछ सोच या कुछ जो पॉजिटिव भावनाएं थी वो सामने रखी थी। उनको एक जगह लिख दिया हमारे संविधान में, भाग 4 में, कि आप ऐसा करोगे और आप ऐसा नहीं करोगे। ये सरकार को निर्देश है, सरकार माने राज्य को निर्देश हैं कि जब भी तुम कोई नई पॉलिसी बनाओगे, या जो वर्तमान पॉलिसी है उसको एबॉलिश करोगे, ख़त्म करोगे, तो ये जो हम तुम्हें बातें बता रहे हैं ना, इनका ध्यान रखना। इन चीज़ों को मैं काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुका हूँ पार्ट 1 में, लेकिन हो सकता है आपने पार्ट 1 ना देखा हो, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको रिकैप कर रहा हूँ। तो अच्छा, हमारे संविधान में भाग 3 और भाग 4 में ना सरकार शब्द नहीं आया,
उसके लिए क्या आया, राज्य शब्द आया, है ना। तो मूल अधिकार जब मैंने पढ़ाया तो जो राज्य शब्द है वो आपको अभी बताया, अभी मैं आर्टिकल 36 पे आऊँगा तो फिर बताऊँगा। तो फिर से एक बात बता दूँ कि राज्य का मतलब है संसद, संसद का कोई भी अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, विधानसभा, विधानमंडल, विधान परिषद, यहाँ तक के मंत्री संतरी, चाहे वो सीएम हो, पीएम हो, है ना, ऐसा कोई भी अधिकारी कर्मचारी, ऐसा कोई भी अर्ध न्यायिक संस्था, अर्ध विधायी संस्था जो नागरिकों के अधिकारों को विनियमित करती हो। विनियमित का मतलब कर समझते हो ना, एक तो होता कंट्रोल करना, पकड़ लेना, एक होता विनियमित करना, कुछ आज़ादी देना और कुछ छोड़ देना, रेगुलेट करना। तो वो जो है संविधान की नज़र में क्या है, राज्य है। जो भी नागरिक अधिकारों को, नागरिक अधिकारों में दखल देने की शक्ति रखता है, नागरिकों के लिए कुछ काम करता है, वो सरकार की नज़र में राज्य है। भले वो ग्राम पंचायत क्यों ना हो, वो सरकार की नज़र में क्या है, राज्य है। तो राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं कि जब वो अपनी पॉलिसी बनाएगा तो इन सिद्धांतों पर, इन सोचों पर ध्यान रखेगा। इसीलिए इसको क्या कहा गया, पॉलिसी डायरेक्ट प्रिंसिपल्स या नीति निर्देशक तत्व। याद रहेगा, बस अब नहीं भूलोगे ना, ठीक है। तो अब आर्टिकल 36, इसमें राज्य का अर्थ है, जो मैंने अभी आपको बताया कि राज्य क्या है। फिर आर्टिकल 37 आया, कहते भाई ये जो 30, अब इस भाग में यानी भाग 4 में जो हम प्रिंसिपल्स आपको बता रहे हैं वो न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, यानी कि न्यायालय उन्हें लागू करने का आदेश नहीं दे सकता, ठीक है। दूसरा, शासन और विधि का आधार है। शासन और विधि, विधि माने ला, कानून, शासन माने सरकार, शासन माने कार्यपालिका और विधि माने विधायिका। भाई ये जो भी काम कर रहे हैं उसका आधार है, यानी कि बेस है। आपने जो कुछ भी करना है वो सारा का सारा इन्हीं मुद्दों के आधार पर करना, इन चीज़ों को अपने ध्यान में रखना है। फिर आगे आपका आर्टिकल 38 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें ये कह रहा है कि आप देखो, मैंने इनको शॉर्ट में लिखा है। इस लाइन, ये जो लाइनें हैं ना, इन सभी की जो शुरुआत है वो ये है कि राज्य ऐसी नीति बनाएगा, राज्य ऐसी नीति बनाएगा जिससे लोक कल्याण की अभिवृद्धि, अभिवृद्धि माने ग्रोथ, अभिवृद्धि माने ग्रोथ, ठीक है ना, जिससे, अब लोक कल्याण में आपको बहुत कुछ समझा चुका ना, यानी कि ऐसी सरकार ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे कि आम जनता की भलाई हो, ऐसी नीति जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना हो। राज्य ऐसी पॉलिसीज बनाएगा जिससे कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस की स्थापना हो। हालांकि आप देखो ना, मूल अधिकारों में भी सोशल जस्टिस की बात की गई है, पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, और जो इकोनॉमिकल या आर्थिक जस्टिस है उसकी बात भी की गई है। जब वो कहते हैं ना आर्थिक अनुच्छेद 19 में कि कोई भी रोजगार, कारोबार, व्यवसाय करने की आज़ादी, तो वो आर्थिक न्याय ही तो है, वो आर्थिक न्याय ही तो है। लेकिन सब आर्थिक न्याय यहीं पर आकर खत्म नहीं होता। पांडे जी इधर ध्यान दें, जस्टिस का मतलब क्या है? जस्टिस का मतलब देखो, मैं बार बार तुम्हें देखूं इनको अवॉइड करूं, या बार बार इनकी तरफ को देखूं इनकी समझ में आ रही है ना तुम्हें अवॉइड करूं, तो ये न्याय नहीं है ना, ये जस्टिस नहीं है। मैं बैक बेंचर्स की तरफ कोई ज़्यादा ध्यान दूं, फ्रंट बेंचर्स पर ध्यान दूं, तो ये न्याय नहीं है, समझ रहे ना। हाँ, IAS वाले बच्चे जो बैठे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दूं, वो जो वनडे पे उन पर ध्यान ना दूं, तो ये न्याय नहीं, सभी पे ध्यान देना है ना। तो आर्थिक न्याय का मतलब ये नहीं है कि भाई किसी को भी कोई भी काम करने की आज़ादी हो, आज़ादी तो काम करने की, लेकिन उसके लिए पैसा ना मार्केट है। भाई कपड़ा, जंगल में कपड़ा बेचने आपको खरीदार थोड़ी मिलेगा, वहाँ तो बाघ मिलेगा, है ना। तो बाजार भी तो होना चाहिए ना। तो आर्थिक न्याय का मतलब ये है कि सभी को काम करने की आज़ादी मिले, तो इसकी तरह उसको आप इतना सक्षम बनाओ, उसकी जेब में इतना पैसा हो, बाजार में उसके लिए इतने मौके हों कि वो काम कर सके। तभी तो आइए मुद्रा योजना, मुद्रा योजना और रेहड़ी पटरी वालों के लिए जो लोन की योजना है वो क्या है, स्वनिधि है, क्या है, ऐसी जो भी है। मुद्रा योजना समझते हो ना, जानते हो मुद्रा योजना? जीशान, मुद्रा योजना जानते हो? मुद्रा बैंक जानते हो? जो छोटे छोटे कारोबारी हैं उन्हें आसान शर्तों पर जो लोन दिया जा रहा है। भाई हम आप लोग हैं, मान लो ये जो है गोलगप्पे की रेडी लगाना चाह रहा, लेकिन पैसा नहीं है। भाई गोलगप्पे की रेडी कैसे लगाएगा? अरे बड़ी इनकम है भाई साहब, IAS से ज़्यादा कमा रहे हैं गोलगप्पे वाले अगर मौके पर लग रहे हैं तो कहीं। हाँ, बस उन्होंने थोड़ा अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करना, साफ़ सफाई रखनी है, सर पे वो पतली सी जो कैप होती है प्लास्टिक की पन्नी वो बांधनी है, जूतों में भी पन्नी बांधनी है, हाथों में ग्लव्स ले लेने और बढ़िया साफ़ सफाई करके आइए मैम। अब आम जगह पे जाओगे तो 10 के 4, वहाँ जाओगे तो 10 के 2, है ना। नैनीताल में जाओ गोलगप्पे खाने, 50 रुपये निकल जाएंगे, लेकिन गोलगप्पों का पेट ही नहीं भरेगा आपका। 50 के 6 या 7, 10 का 1 या 10 के 2 ऐसे। नैनीताल या किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर आप चले जाओ, तो वो उसने अपने आप को अपग्रेड किया ना। अब ये थोड़ी बे कपड़ों पे पसीना लगा पड़ा है और वो ऐसी फिर आओ गोलगप्पे खिलाऊं, कौन खा लेगा उसके गोलगप्पे? कोई भी नहीं खाएगा ना। मैं एक ढाबे पे गया ना, मैं हरिद्वार जा रहा था, तो मैं ढाबे पे मैंने गाड़ी रोकी, तो उसके जो सलाद वलाद काट रहे थे ना वो बार बार यूँ करें और फिर सलाद काटें, मैंने दौड़ा दी गाड़ी। कहता ना आंख देखी मक्खी, पूरा करो, आंख देखी मक्खी। नहीं आता तुम्हें कुछ, तुम लग रहे पक्के 19 साल की हो। आंख देखी मक्खी,
हाँ ऐसे, आंख देखी मक्खी, आंख देखी मक्खी, आंख देखी मक्खी, इसे कहते हैं कुएं में भांग पड़ना। कहते हैं आंख देखी मक्खी निगली नहीं जाती। तुम्हारी चाय में मक्खी गिर जाए निगल लोगे, चाय नहीं मेरी। और वही उसकी बात, घी में मक्खी गिर जाए तो घी फेंक दो। फिर क्या लगेगा, एक चम्मच लाओगे, ये देखो मक्खी यहाँ बैठी थी है ना, वहाँ से थोड़ा सा चम्मच से परत हटाई और वो परत हटाई, चलो अब घी जो है वो शुद्ध हो गया। ठीक है भाई, है ना। आंख देखी मक्खी निकली नहीं जाती, ये बात कहाँ से आई थी, कहाँ था मैं, ढाबे पे, हाँ ढाबे पे था। तो आप अपने आप को ब्रांड बनाओगे तभी तो बात बनेगी, नहीं तो कहाँ बात बनेगी, है ना। अब हम यहाँ ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं, एक लाइट यहाँ पढ़ रही है, एक यहाँ पढ़ रही है, एक यहाँ पढ़ रही है, ना हम दिख रहे हैं ना बोर्ड दिख रहा है, तो कौन पढ़ेगा हम, यही तो चीज़ें। अच्छा, तो कोशिश आपने भी करनी है, सरकार ने आपको पैसा दे दिया, ठेली खरीदो, बर्तन खरीदो, मैदा खरीदो, ये खरीदो वो खरीदो, लेकिन कुशलता तो आपने लेकर आनी है ना, बनाओ और कमाओ, फिर सरकार के पैसे भी देते रहो ताकि आपको भी रोजगार मिले, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसी बात को आगे कह रहा है कि ऐसी नीति जिससे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना हो। सामाजिक न्याय है कि भाई गैर बराबरी कम से कम हो, गैर बराबरी कम से, आपने जाना है, हाँ चले जाना जब जाना हो, गैर बराबरी कम से कम हो। राजनीति समाज में गैर बराबरी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, है ना, बिहार के हैं, बंगाल के हैं, महाराष्ट्र के हैं, जो भी, इसमें तो किसी तरह का भेदभाव ना हो। आर्थिक बराबरी मैंने आपको बता दिया। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है, सभी को चुने जाने की आज़ादी, चुनने की आज़ादी, वोट देने की आज़ादी, तो वोट मांगने की आज़ादी भी, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स में हम बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं राजनीतिक न्याय के बारे में, अब उसको बार बार क्या दोहराना। फिर आय असमानता, 38(1) में ये था, 38(2) में क्या है, आय की असमानता। आय असमानता क्या, मान लीजिए मैं 2 रुपये कमा रहा हूँ, आप 9 रुपये कमा रहे हो, तो यही तो आय असमानता है ना। एक तरफ हाले भाई देखो, जिसके पास जैसा पैसा होता है, लोग जो हैं कि कह रहे हैं अरे भाई अंबानी जी ने इतना पैसा फूंक दिया, इतना पैसा फूंक दिया, ये कर दिया वो कर दिया, रिहाना को बुलाया, ये कर दिया वो कर दिया, इतना बड़ा शोषा नहीं करना चाहिए था, वह नहीं करना चाहिए। भाई तुम कहाँ कमी करते हो, तुम्हारी नेटवर्थ 10 लाख की, तो तुम उसी हिसाब से खर्च करोगे शादी में। तुम किसी लोकल सिंगर को बुला लोगे, उनकी नेटवर्क लाखों करोड़ रुपए की, तो वो उस हिसाब से खर्च कर रहे हैं। अरे भाई जैसे तुम अपने बेटे में अपने अरमान पूरे करते हो, उन्होंने अपने बेटे के अरमान पूरे करे, है ना। तो कहावत नहीं है, जितना बड़ा बम्बू उतना बड़ा तंबू, यू नो बम्बू क्या, जो टेंट को रोक के रखता है, जो टेंट को रोक के रखता है ना। तो भैया वो उनकी बड़ी बात है तो बड़े पैसे खर्च होंगे, जिसकी छोटी बात है छोटे पैसे खर्च होंगे, है ना। तो खैर ये अंबानी जी कहाँ से आए। तो अब जो पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, वो यही कह रहे हैं कि यार कोई इतना अमीर ना हो कि दूसरों को खरीद ले, और कोई इतना गरीब ना हो कि खुद को बेचने के लिए मजबूर हो जाए। तो भाई तो नमस्ते बाय बाय टाटा। तो ये तो है हमारे देश में, ये कोशिश की जाए कि भैया इनकम में जो गैप है वो कम से कम हो। तो इसीलिए क्या है भाई, आय की असमानता कम हो और संपत्ति का अहितकारी संकेंद्रण। आप देख लो, जैसे हमारे यहाँ जो टॉप रिच 1% लोग हैं, 1% या 1-2% लोग हैं, उनके पास देश की कुल जीडीपी का लगभग 50% है। आधी संपत्ति 2% धनी लोगों के पास है ना। तो ये अहितकारी संकेंद्रण तो हो ही रहा है। वैसे मुझे इस चीज़ों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ज़माना था जब मोबाइल पर इनकमिंग फ्री रहती थी हमेशा, आपका नंबर बंद नहीं होता, आपका नंबर बंद नहीं होगा, मोबाइल पर आपका नंबर बंद नहीं होगा, इनकमिंग आपका नंबर चालू रहेगा, फ़ोन आता रहेगा। अब चूंकि बैलेंस नहीं है तो आप कॉल कर नहीं सकते, कॉल मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन आपके फ़ोन में जो कॉल मैसेज आने वो आते रहेंगे। धीरे धीरे हुआ क्या कि मोबाइल सेक्टर में, IT सेक्टर में एक कंपनी का प्रभुत्व हो गया। BSNL जैसी कंपनी जो थी पिछड़ गई, एक कंपनी का प्रभुत्व हो गया और उसी कंपनी ने लगभग सारा कैप्चर कर लिया। जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है सारा का सारा लगभग उसी ने कैप्चर कर लिया। आज स्थिति यह है कि 100 रुपये दोगे तो 14 दिन के लिए मोबाइल आपका चलेगा, अगले दिन फिर अगली बार 14 दिन के लिए फिर 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे। क्या व्यापार कारोबार जो है एक जगह सिमट गया। जब एक जगह सिमट गया तो उसने अपनी मोनोपोली शुरू कर दी। यही काम अंग्रेजों ने किया था। पहले यहाँ के व्यापारियों को उन्होंने उजाड़ दिया और देखा कि जब सारे व्यापारी कारोबारी यहाँ उजड़ गए तो अपने मनमर्जी दामों पे चीज़ें बेचनी भी शुरू कर दी और ख़रीदनी भी शुरू कर दी। तो यही कह रहा है कि संपत्ति का अहितकारी संकेंद्रण ना हो। संकेंद्रण में समझते हो, एक जगह इकट्ठा होना, किसी एक हाथ में या किसी खास 2-4 लोगों के हाथ में इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी ना हो जाए कि वो दूसरे लोगों को वो परेशान करने लगे, दूसरे लोगों के जीवन पर वो असर डालने लगे, है ना। समझ रहे ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं उन्होंने कहा था, चलिए बात थोड़ी अलग है, उसकी बात फिर कभी बाद में। तो 39(1), 38(1) और 38(2), 39(1). 39(1) क्या कह रहा है? 39(1) कह रहा है कि सभी को आजीविका माने रोजी रोटी, है ना, आजीविका माने रोटी रोटी के समान साधन या समान मौके मिलें। सभी, आप देखो IAS की वैकेंसी है,
आप कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं कि भाई कम से कम ग्रेजुएट आप होने चाहिए। तो सभी के लिए है ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई एससी का है तो वो इंटर पास भी आ जाएगा, एसटी का है तो चल भाई हाई स्कूल वाला दिल, ऐसा थोड़ी है, सभी को ग्रेजुएट होना चाहिए। हाँ, अब चूंकि हमारे समाज का कुछ तबका ऐसा है जो पिछड़ गया, तो चलिए भाई एससी एसटी को एज में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है ना, एज में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। नहीं तो आमतौर पर सभी के लिए एक से मौके, आप भी अप्लाई कर सकते हो, मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ। चलिए मान लीजिए 50% सीटें रिजर्व हो गई तो 50% तो बची है ना, तो यही है एक समान मौके। हालांकि ये थोड़ा सा हम यहाँ से फिसल भी जाते हैं कि भाई सभी को एक समान मौके मिलने चाहिए तो रिजर्वेशन भी नहीं होना चाहिए, ना एज रिलैक्सेशन, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना पुरुष को, ना महिला को, ना दिव्यांग को, ना उसको। लेकिन हमारे देश में ही, हमारे संविधान में ही मूल अधिकारों में ये भी कहा गया है, और साथ ही साथ अभी देखो इसी आर्टिकल 38 में ये भी कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना होनी चाहिए। तो जो दलित वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, या हमारी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं हमारी, या दिव्यांग हैं, तो वो समाज की मुख्य धारा से बहुत पीछे रह गए, उनको आगे लाना। तो उनके आगे लाने के लिए स्पेशल प्रोसीजर हमने किए हैं, जिसमें से एक रिजर्वेशन भी है। खैर, तो कह रहा ना, संपत्ति, सो समझ गए ना, संपत्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेल्थ, है ना। तो संपत्ति का अहितकारी, अहितकारी माने जो किसी को नुकसान पहुंचाए, संकेंद्रण माने जमाव। तो आय की असमानता ना हो, संपत्ति का अहितकारी संकेंद्रण ना हो, इसकी समाप्ति हो जानी चाहिए। फिर क्या कह रहा है, अच्छा वहाँ चला गया, आजीविका के समान साधन या समान मौके, यानी कि रोजी रोटी के सभी को एक से मौके मिलने चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 39 का फर्स्ट पार्ट। फिर आया आर्टिकल 39 का सेकंड पार्ट। 39 का फर्स्ट पार्ट ये था और 39 का सेकंड पार्ट ये है। ये कह रहा है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का, समुदाय समझ रहे, कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब सभी कुछ, पूरा देश, हमारा जो पूरा एक देश है वो भी एक समुदाय है, और अगर हम कहें विश्व जो है ना पूरी, वो भी एक समुदाय ही है ना। लेकिन भाई अब ऐसा ना, अलग अलग तरह का कल्चर, अलग तरह की बोलियाँ, भाषाएं, सभी को इकट्ठा कर दोगे तो लड़ मर जाएंगे। सभी दुबई में बसना चाहेंगे, है ना, सभी दुबई में, सभी बॉम्बे में बसना चाहेंगे, सभी दुबई बॉम्बे पे कब्जा करना। भाई बाबर हमारे यहाँ क्यों आया, वो हमारी जो संपदा थी, जो हमारी खुशहाली थी, आर्थिक खुशहाली थी, उसी के लिए तो आकर्षित हुआ। गजनबी क्यों आया, उसी से तो आकर्षित हुआ, वहाँ कुछ था नहीं, हमको लूटने आए, है ना। अब अगर कहें कि पूरी दुनिया एक हो जाए, भाई क्या है वो, पासपोर्ट वगैरह, वीज़ा वगैरह कोई सिस्टम नहीं है, तो भारत, बहुत से लोग तो ऑस्ट्रेलिया बस जाएंगे, जाके ऑस्ट्रेलिया को भी वो सोमालिया बना देंगे, नहीं बना देंगे, बना देंगे भाई, वही सोच जाएगी। ठीक है ना, तो यही बात कहते हैं हम समुदाय, समुदाय के भौतिक संसाधनों का। बेटा किन्हीं दो भौतिक संसाधनों के नाम बता दो समुदाय के, किन्हीं दो फिजिकल रिसोर्सेज के नाम बता दो जो हमारी कम्युनिटी के हैं। भोजन और व्यवसाय। बेटे अभी बहुत कुछ सीखना है हमें, तुम बताओ, हैं, तुम बताओ। पानी, जंगल, जमीन, खाने, समझ रहे ना, खुला सागर, नदियाँ, नहरें, ग्लेशियर, पहाड़, ये सभी के हैं, ये समुदाय के भौतिक संसाधन, है ना, यही तो है ना बेटा, समुदाय के भौतिक संसाधन यही हैं। तो कह रहा है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का इस तरह से प्रयोग या इस तरह से इस्तेमाल जिससे कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। यहीं पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है इनको याद करने में। सामूहिक हित माने सभी का हित, मतलब ये कह रहा है कि देश में जो कुछ भी संपदा है, भौतिक संसाधन माने जल, जंगल, जमीन, खाने, और क्या, बंदरगाह, सड़कें, और क्या, यही तो है भौतिक संसाधन। इन्हीं के पे तो हमारा पूरा का पूरा जो आर्थिक ढांचा है वही टिका हुआ है ना। तो कह रहा है कि ये जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, इनका आप इस तरह से इस्तेमाल करें कि सभी की भलाई हो और सबसे बेहतर तरीके से हो, सभी की भलाई हो। ऐसा नहीं है कि एक खास कंपनी पर आप मेहरबानी कर दो या किसी एक खास स्टेट पर या खास समुदाय पर आप मेहरबानी कर दो ना, सभी की भलाई इसमें होनी चाहिए। इनका इस तरह से कह रहा है सर्वोत्तम रूप से प्रयोग हो ताकि सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो। समुदाय के भौतिक संसाधनों का इस तरह से प्रयोग करो जिससे कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। ठीक है साहब, तो आर्टिकल 39 का सेकंड ये कह रहा है। फिर 39 का थर्ड पार्ट क्या आ गया, उत्पादन के साधन तथा धन का अहितकारी संकेंद्रण ना हो। किन्हीं दो नामों का, किन्हीं दो उत्पादन के किन्हीं दो साधनों को बता दो। तो उत्पादन के साधन माने प्रोडक्शन के टूल्स, उत्पादन के साधन, उत्पादन के, बिजली है ना, उत्पादन का साधन है ना, खाने उत्पादन का साधन है ना, पानी है ना, बहुत से कारखानों में पानी की जरूरत है ना, आप पेप्सी वेप्सी पीते हो, कोल्ड ड्रिंक, बिना पानी के थोड़ी जलेंगे। तो इन्हें कहते हैं हम उत्पादन के साधन, यानी जिससे कुछ पैदावार हो रही है। जमीन भी उत्पादन का साधन है ना। तो उत्पादन के साधन तथा धन का अहितकारी संकेंद्रण ना हो। वो जो मैंने बात आपको बताई ना, अहितकारी माने जो किसी का नुकसान करे, संकेंद्रण माने जमाव।
किसी एक के हाथ में या कुछ लोगों के जमाव में ये साधन, उत्पादन के जो साधन है कि भाई यहाँ से यहाँ तक सारी ज़मीन किसकी है, फला साहब की है ना। अले तो जितनी ज़मीन थी जिसमें आम उग रहे थे वो तो फलाने साहब के आ गए, वो तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब बेच ही नहीं रहे हैं। कह रहे हैं भाई मैं तो 300 रुपये किलो आम बेचूंगा, खरीदना हो तो लो। तो भैया अमीर आदमी तो कहता कीमत की तो बात ही नहीं है ना, दाम बोल तो, लेकिन गरीब आदमी तो फिर आम तो सपना हो जाएगा उसके लिए। वो कहेगा जब मर जाएंगे फिर स्वर्ग या जन्नत में जाएंगे तभी खाएंगे आम, है भाई। तो कहता है उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण ना हो। फिर 39 का 4th पार्ट आता है, समान काम के लिए समान वेतन। ये खूब आता है, यानी कि आप मान लीजिए आप भी जॉब कर रहे हैं, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, आप भी एक सा काम कर रहे हैं, मैं भी एक सा काम कर रहा हूँ। पहले महिलाओं को सैलरी कम दी जाती थी ना, तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। सब जो ठीक है, जो एक सा काम कर रहे हैं उन सबको एक सी सैलरी मिलनी चाहिए। आगे चलें। फिर 39, वालेकुम सलाम, 39 का 5वां पार्ट आया। 39 का 5वां पार्ट आया कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा, कैसी व्यवस्था करेगा, ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे कर्मचारी और बालकों के स्वास्थ्य तथा शक्ति का दुरुपयोग ना हो, है ना। जैसे अभी देखते हो ना स्कूल्स चल रहे हैं, तो जब भयंकर सर्दी होती है तो छुट्टियां हो जाती हैं, बच्चों की तो होती हैं, अध्यापकों की भी हो जाती हैं, या भयंकर लू चलती है तो छुट्टियां हो जाती हैं। ऐसे कैसे पढ़ा देंगे, है ना। तूफान आने की संभावना होता है ना, अक्सर तूफान आने की संभावना है, तो चलिए भाई कल स्कूल्स बंद रहेंगे, होता है ना। तो ये क्या है भाई, जो कर्मचारी हैं उनके स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग ना हो। या अध्यापकों से कह दिया गया, एक बार यहाँ पर आदेश निकला था कि जो स्कूल होता है ना 9:15 बजे से 3:20 तक का होता है, तो आदेश आ गया कि 8:30 बजे आओगे और 5 बजे जाओगे। कोई बैठ गए तुगलकी अधिकारी, तुगलकी फरमान होते हैं, 1 महीने चला वो। अब वो चला क्या, अच्छा बच्चों की छुट्टी हो जानी थी, बच्चों की छुट्टी समय पे हो जानी थी। तुम क्या करोगे, तुम बैठ के अगले दिन के लिए लेसन प्लान बनाओगे, बच्चों की कॉपियाँ चेक करोगे, ये करोगे। मतलब प्राइवेट स्कूल्स की नकल कर रहे थे, जैसे प्राइवेट स्कूल्स में होता है ना, कितना खून पी सकते हैं हम स्टाफ का, पियो और पियो और पियो। जब देखा यार अब तो ये चक्कर खा के गिर जाएगा, वो गिर गया तो कल को नहीं आ पाएगा, कल को फिर इसका खून निचोड़ना है, तो चल भाई कल जा आराम कर, तेरी हड्डियों में जितना लैक्टिक एसिड जमा हो गया है रेस्ट कर और जा सो जा, और सुबह को फिर तरह तो जा के शुरू कर जा, है ना। समझ रहे ना साहब। तो लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वो चलता भी है ना मीन्स कि अगर दिन का 1/3 से ज़्यादा समय आप किसी दूसरे को दे रहे हो तो आप गुलाम हो, वही तभी तो कॉन्सेप्ट आता 8 घंटे का काम, 8 घंटे की नौकरी। अब तो 10 से 5 होते हैं, 7 घंटे की नौकरी है ना। तो ऐसा नहीं है कि साहब सुबह 8 बजे आ जाओगे और रात, लाला जी की नौकरी नहीं, लाला जी की नौकरी समझते हो ना, है ना। कभी काम किया हो पेट्रोल पंप पे, देखा है, सुबह 7 बजे से लेकर के, है ना। रेस्टोरेंट ढाबों वाले देखें, आँखें रहती हैं उनकी, नींद ही नहीं आती भरपूर, शिफ्टें चलती हैं 10 घंटे की, 12 घंटे की शिफ्टें, है ना। छुट्टी का तो मतलब ही नहीं, है ना। होली पे होती है छुट्टी, किस पे, होली पे, है ना। तो उससे पहले होली के लिए गुजियाँ बनाने का काम बहुत तगड़ा हो जाता। खैर कहाँ थे, तो क्या कर रहा है कि ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे कि कर्मचारी और बालकों के स्वास्थ्य तथा शक्ति का दुरुपयोग ना हो। तो वो आया ना, इसको मूल अधिकारों में भी बात की गई है, आर्टिकल 24 में बच्चों के शोषण से मुक्ति के लिए ना। तो बच्चों के स्वास्थ्य, कर्मचारियों के स्वास्थ्य और शक्ति का मिसयूज यानी कि दुरुपयोग ना हो। कौन से आर्टिकल में बात की गई है, आर्टिकल 39 के 5th पार्ट में। अच्छा मैंने यहाँ स्टार जो लगा रखा है ना, ये उसको रेड कलर से बना रखा है, ये चीज़ें जुड़ी हैं ना 42वें संशोधन से जुड़ी हैं, तो इनको मैं अलग से बात करूँगा आपके बारे में, इनके बारे में अलग से बात करूँगा। फिर आर्टिकल 39 का 6th पार्ट आया, कहता है बालकों को स्वतंत्र व गरिमामय वातावरण में, स्वतंत्र व गरिमामय वातावरण में, गरिमामय वातावरण क्या है ना। अभी देखो जैसे मैं मजाक में इनको उठा लाया, है ना, मजाक था ना, लेकिन यहाँ मैं जबरदस्ती इनको कोड़े मारते हुए, डंडे मारते हुए लाता, तो आप इनकी इंसल्ट कर रहे हैं, आप इनकी गरिमा को ख़त्म कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, इनकी गरिमा को ख़त्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब गरिमा मतलब समझते ही हो, गरिमा माने दूसरे की इज्जत या दूसरे की प्रतिष्ठा बनी रहे, और बालकों पे जो है कि कोई बोझ भी ना हो। तभी तो क्या भाई, पहले क्या बच्चे भी तमाम बोझ बस्ता लेके जा रहे हैं, उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं, 5-5 साल के बच्चे, हाँ मम्मी मेरा पेपर है कल को, तो वो कल्चर भी ख़त्म कर दिया। कम से कम सब्जेक्ट होंगे, कम से कम किताबें होंगी, और इन्हें पेपर के नाम से नहीं डराया जाएगा, स्वतंत्र वातावरण में, है ना। तो बालकों को स्वतंत्र व गरिमा में वातावरण में विकास के अवसर व सुविधाएं दी जाएं, है ना। अब आ रहा है ना नई शिक्षा नीति में, नई शिक्षा नीति जो है हमारी, नई शिक्षा नहीं है, उसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसका 3रा या 4था पार्ट है। तो उसमें 3 साल के बच्चे के लिए ही किंडरगार्टन टाइप की व्यवस्था कर दी गई, बाल बाटिका जिसे कह रहे हैं। बच्चा आएगा, खेलेगा, कूदेगा, वो ऐसा नहीं कि 5 घंटे स्कूल में रहेगा ना, वो 2-2.5 घंटे स्कूल में रहेगा। आंगनवाड़ी जैसी व्यवस्था, बच्चा आएगा, खेलेगा, कूदेगा, और धीरे धीरे वहाँ बैठना सीखेगा, मौखिक उसकी शिक्षा पद्धति होगी। 1 साल तो उसे कुछ करना ही नहीं, आराम से बेटा खेल कूद,
ये तेरा खेल का मैदान है, आराम से खेल कूद, और फिर जब 6 साल का हो जाएगा फिर तू कक्षा 1 में आएगा, फिर तुझे गिनती सिखाएंगे, ठीक है। तो स्वतंत्र व गरिमामय वातावरण में बच्चों को विकास के अवसर भी दिए जाएं और सुविधाएं भी दी जाएं। फिर आता है आर्टिकल 39A, ये भी जो 42वां संशोधन है उससे जुड़ा है। समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि जो आप देखो ना आर्टिकल 14 हमारे संविधान का, वो भी यही बात कहता है कि विधि का एक सी विधि, एक सा कानून और सभी को विधि का समान संरक्षण। कहता ना विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 जो कहता है ना, लगभग वही बात है कि भैया न्याय में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। न्याय में किसी के धर्म वंश, जाना है आपने, यू आर वॉचिंग योर घड़ी, है ना, तो जाइए, आपने जाना, हाँ जाइए, जिसने जाना जाना जाइए, हम तो पढ़ ही रहे। तो कहाँ थे, हाँ, समान न्याय, यानी कि सभी के साथ एक सा जस्टिस हो, एक सा कानून हो। निःशुल्क विधिक सहायता, इसका मतलब ये, मान लीजिए किसी पर कोई मुकदमा लगा, उसको अरेस्ट कर लिया गया, जेल भेज दिया गया, अब उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो वकील कर सके, तो सरकार उसके लिए वकील मुहैया कराएगी। इसे कहते हैं निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। ये खूब आता है आर्टिकल 39A में, 42वें संशोधन से ये जुड़ा था। फिर आता है आर्टिकल 40, मैं एक घूंट चाय पी लूँ फिर शुरू करूँगा आर्टिकल 40। बेटा इसको थोड़ा पॉज कर देना, या रुको बेटा, इससे आगे हम लोग चलेंगे इसके थर्ड पार्ट में। कहाँ से शुरू करेंगे? आर्टिकल 40 से। थैंक यू।